वो कह रही थी लड़के ना लौंडे अब शादी करने से डर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में पता है मेरे को क्या लग रहा है? एक्चुअली वो शादी से नहीं डर रहे हैं, वो डिवोर्स से डर रहे हैं। पता है लिटरली बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोलूँगा कि डिवोर्स अब ना स्टार्टअप बन गया एक नया, कुछ लड़कियों के लिए। वहाँ पे लड़कियां बिकिनी पहनती है, मैं भी क्यों नहीं पहनूं? पहन ले भाई, पहनना तो तुम्हारा राइट है, वो तो मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे सोशल स्ट्रक्चर में फिट नहीं होती ना ये चीजें। अगर सारे फेमिनिस्ट मुझे बोल दें तो हमारा कंटेंट मत देख, जाके कुछ और देख ले, और तुम यहाँ बैठ के सारे फेमिनिस्ट लड़कों और लड़कियों को पॉइजन डालते रहो उनके दिमाग में, और मैं बैठ के कहीं और अपना दिमाग लगाता रहूं क्योंकि तुमने मुझे बोल दिया कि तू कुछ और देख ले, तो दैट मींस तुमको तो यही खाली प्लेटफॉर्म चाहिए था जहर फैलाने के लिए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है फैमिली के लिए। भाई ये वो लड़कियां नहीं है जो घर में रहेंगी तो घर संभाल लेंगी। इनका है मैं घर में रहूंगी, घर भी नहीं संभालूंगी। इनकी जिंदगी में ये खुशियां कभी नहीं आने वाली। कोई इनसे प्यार नहीं करेगा, कोई इनके साथ बच्चे नहीं करेगा कभी, ना इनके बच्चे होंगे, ना इनका कोई पति होगा, ना इनकी समाज में कोई रिस्पेक्ट होगी। इसीलिए इनकी जलती है जब ये देखते हैं ना किसी हैप्पी कपल को अपने बच्चों के साथ घूमते हुए, तो इनके पिछवाड़े में आग लगने लग जाती हूँ, आग ऐसे ऐसे। तो ब्लैक स्कल भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है चल बात कर पे, और आपने इतना कीमती वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और चलो शुरू करते हैं। या जैसे कि हमारी बात हुई थी कि यार हम अपना जो पॉडकास्ट होगा, जो एपिसोड होगा, वो मैस्कुलिनिटी, फेमिनिज्म के अराउंड रखने वाले हैं मोस्टली। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही आता है, आजकल आप देखते हैं कि किस तरीके के लोग आ गए हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे, एंड्रयू जैसे, जो कि अल्फा मेल नाम का एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि भाई अल्फा मेल बनो, और जैसे कि आपने एनिमल मूवी में भी देखा था, जो अगर आप एनिमल मूवी देखा होगा, उसमें जो मेन कैरेक्टर था रणवीर का, वो भी अल्फा मेल वाली शिट बात कर रहा था। तो ये जो अल्फा मेल, सिग्मा मेल वाला सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट बना के आया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो, एंड्रयू टेट के बारे में मेरी बस यही हमेशा सोच रही है कि क्यों, देखो एंड्रयू टेट को एज अ ह्यूमन बीइंग मत लो, एंड्रयू टेट को एज अ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। क्या जरूरत पड़ी पूरी दुनिया के यंग लड़कों को ऐसे आदमी को आइडलाइज करने की, जो कि आप जानते हो कि एक टाइम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसका हाथ था, प्रोस्टिट्यूशन में हाथ था, वो ओनली फैंस पे भी आई थिंक बहुत बड़ा हाथ है उसके ब्रदर का, ठीक है। आई थिंक वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स थे एक टाइम पे ओनली फैंस में। वो कैम साइट्स चलाते थे, अब डिप्रेस्ड लोगों से पैसे ले रहे थे। होता है ना, चैटिंग साइट्स होती हैं जहां पे लड़कियों की जगह लड़के चैट कर रहे होते हैं आदमियों से। तो क्यों जरूरत पड़ी एक ऐसे आदमी को आइडलाइज करने की? क्योंकि होता पता है क्या है, एंड्रयू ने जो भी बोला वो टू एन एक्सटेंट सही था। अगर आप सच में सुनोगे, वो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, है ना, थोड़ा सा बोल रहे हैं अपने इमोशंस को साइड करो, क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आओ, प्लस वो बोलने में अच्छा है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है बात करने की। तो इन चीजों की वजह से ना वो बड़ा अट्रैक्टिव हो गया लोगों को, प्लस वो मस्कुलर है, राइट, किक बॉक्सर है, तो लड़कों को ये सारी चीजें अच्छी लगती। बट क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि तुम इस तरह के बंदे को आइडलाइज कर रहे हो? आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि अच्छे रोल मॉडल्स है ही नहीं यंग लड़कों के लिए। अच्छे मेल रोल मॉडल्स हैं ही नहीं सोसाइटी में। किसको आइडलाइज करोगे आप? किसको एक यंग लड़का देखकर बोलता है यार मुझे ऐसा बनना है? हाँ, पहले हम मूवीज में देख के बोलते थे, बट एंड्रयू तो यार एक रियल लाइफ कैरेक्टर बन गया ना अब तो वो तो रियल है, राइट। वो किसी टीवी सीरीज का वो नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। ही इज अ रियल लाइफ ह्यूमन बीइंग। वो आपको बता रहा है कि देखो मैंने बुगाटी खरीद ली और मैं इतनी सारी लड़कियों के साथ सेक्स करता हूँ और इतनी सारी लड़कियां मेरे घर के अंदर रहती हैं, मैं हूं, मेरा भाई है, ठीक है, एंड हम लोगों ने इतना पैसा कमा लिया। सो एवरी गाय वांट्स कि यार मैं भी ऐसी जिंदगी चाहता हूँ। यंग लड़के होते हैं ना 16-17 साल के, उनको लगता है भैंस की आंख, यही है रियल मैन। तो वहां पर क्या होता है कि यंग माइंड्स को जब ये नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग आते हैं ना, थोड़ा सा सोशियोपैथिक आइडेंटिटी होती है इनकी, ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। इनको लगता है यार यही है, वो असली मर्द यही है। वो नहीं है जो मेरी मम्मी से जिसने शादी कर रखी है, वो नहीं है, वो अट्रैक्टिव आदमी नहीं है। मेरे को अपने बाप की तरह नहीं बनना, मुझे एंड्रयू टेट की तरह बनना है। मेरे पापा की थोड़ी एब्स है, एंड्रयू की एब्स है ना। तो यहां पर ये जो इसका जो पूरा राइज है ना, वो इसीलिए ही है क्योंकि अच्छे रोल मॉडल्स हैं नहीं सोसाइटी के अंदर। अगर हैं तो यार उनको इतना पीछे फेंक दिया सोसाइटी ने, उनको कोई लाइक सामने तो लाते नहीं है उनको। कोई उनको ऐसा मीडियम नहीं है जहां से हम उनके बारे में जान पाए। हाँ, कभी 4-5-6 साल में हमें पता लगता है कि हाँ एक आदमी था, उसने कुछ बहुत बड़ा काम करा, तो हम थोड़ा बहुत
उसको प्रेज कर देते हैं, बट इन रियलिटी वी डोंट हैव एनी गुड रोल मॉडल्स। जो हैं वो या तो मॉनेटरीली मोटिवेटेड हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उसको ज्यादा देर सुनोगे तो फिर आपको पता लगेगा अच्छा ये हमें उसी रास्ते पे लेके जा रहा है ना। तो जेन्युइन गुड हार्टेड सेल्फलेस रोल मॉडल्स ना के बराबर है हमारी सोसाइटी में इस समय पे। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, रोल मॉडल्स कम ही है। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे सेलिब्रिटी वर्शिपिंग बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीत के आए, चलो नोबेल प्राइज हमें वैसे मिलता भी बहुत कम है, लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट कुछ बड़ा कुछ करता है, या फिर कोई ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई एथलीट, हमारे क्रिकेटर को ले लो यार, आप उनसे ही सीख लो। चेस में कोई अच्छा करता है, कोई किसी स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, कोई लिटरेचर के अंदर कुछ अच्छा करता है, हम उनको उनकी फॉलोइंग जाके आप देख लो इंस्टाग्राम पे, और कंपेयर कर लो उसको इन सेलिब्रिटी इन इन्फ्लुएंसर से। जो आप इन्फ्लुएंसर, इनका मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है मैं किनकी बात कर रहा हूँ, जिनको जेनजीज मोस्टली फॉलो करते हैं। तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से रियल मैन की डेफिनेशन क्या है? फिर रियल मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या है आपके हिसाब से? एक अच्छा फादर और एक अच्छा हस्बैंड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि इसको आप जितना एक्सट्रापोलेट करोगे, जितना इसके अंदर घुसते जाओगे, यस इसके 100 एग्जांपल्स आ सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फैक्टर तो यही है यार सारे का सारा, कि एक रिस्पॉन्सिबल, एक हार्ड वर्किंग आदमी जो एक फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, एक अच्छा हस्बैंड है, अपने बच्चों के लिए अच्छा फादर है, और अगर उसके खुद के पेरेंट्स है तो एक अच्छा बेटा है। आई थिंक इससे ज्यादा बड़ा रोल मॉडल नहीं होना चाहिए कोई सोसाइटी में। यही हैं लोग जिनकी वजह से एक्चुअली सोसाइटी का जो बेड रॉक है, यही तो आदमी है यार, जो दिन रात मेहनत करके अपने घर को चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये लोग हैं एक्चुअली में जो हीरोज हैं। लेकिन ये लोग फोर फ्रंट पे आते नहीं है। तो आते हैं वैसे लोग जिनका आप नाम ले रहे हो, ठीक है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब। एक्चुअली पता है क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है कि ये लोग समझ चुके हैं कि जो यंग लड़के हैं वो कंप्लीटली क्लूलेस है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। उन्हें कुछ नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है, ठीक है। एक दिन वो ये वाला मीम देखते हैं तो उनको लगता है मैं इसकी तरह हूँ, वो वाला मीम देखते हैं उनको लगता है मैं इसकी तरह हूँ, 4-5 मीम्स देख लेते हैं, उनको लगता है मैं तो सिग्मा मेल हूँ, अब से कोई इमोशन नहीं शो करना है, अब से मुझे स्ट्रेट फेस के साथ कोल्ड किलर की तरह जिंदगी जीनी है। क्यों भाई? बैटमैन। हाँ, नहीं देखो, बैटमैन का कॉन्सेप्ट खराब नहीं है अगर आप आइडियली समझो। अगर आप आइडियली समझो तो बैटमैन का कॉन्सेप्ट तो इन सबसे तो बहुत बेटर है। अरे वो तो एक रिच इंसान है जो कि अपनी जान दांव पे लगा के गरीबों की मदद कर रहा है, वो तो फिर भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये वो भी नहीं कर रहे ना, ये तो आइडलाइज कर रहे हैं रियल लाइफ लड़कों को जो कि शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी क्या है भाई? मैं अच्छा नहीं दिखता तो देखो ये लड़के क्या कर रहे हैं, ये 100 तरह के फिल्टर लगा रहे हैं, है ना, एब्स बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। और मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो देखो वो गर्लफ्रेंड बना के दिखा देगा तुमको, तुम्हारा इन्फ्लुएंसर, ठीक है। मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तुम्हें 10 बनाकर दिखा देगा। एक दिन मैं महंगी गाड़ी लूंगा, देखो वो अभी आएगा अगली रील में महंगी गाड़ी लेके तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक है। फिर इनके इंस्पिरेशनल कोट्स सुन लो आप, इनकी बातें होती है ना हर रील के नीचे एक लिखी नहीं होती इनकी एक इंस्पिरेशनल कोट। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, इन्फ्लुएंसर जितने भी है, मैं सोचता हूँ भाई जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही रहे हो तो एनलाइटनमेंट तो तुम्हें अचीव हो ही गई है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो इंस्टाग्राम पे? मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया ये कहाँ गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं ये अपने इन कोट्स को। और लोगों को सच में पता नहीं क्या हो रहा है यार, लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ये रियल लाइफ लोग हैं, इनकी ऐसी ही लाइफ है, ये असली में भी ऐसे ही रहते हैं, 4K में इनकी जिंदगी शूट होती है सारे दिन। नहीं भाई, थोड़ी देर का है भाई जो है, रियलिटी तो कुछ और ही है बिल्कुल। हम लॉन्डो के अंदर ना एक प्रॉब्लम और आ रही है, वो आ रही है कम्युनिकेशन स्किल की। हम ना, जैसे आपने पता नहीं पहले, अभी पता नहीं ऑफ कैमरा आपने बोला था शायद कि हम ना बहुत इमोशनल है। जैसे हमने एक बना रखा है कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, लेकिन लड़के इमोशनल हो सकता है, इमोशनल हम हो, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसको ढंग तरीके से। अभी कभी आपने नोटिस किया हो, क्योंकि हमारा लॉन्डो ग्रुप ऐसा होता है, उसमें क्या होता है, अगर मान लो मैं अपने दुख या कुछ दर्द बता रहा हूँ कि यार मेरे साथ आज ये हो गया या मेरा करियर ऐसा चल रहा है, तो मोस्टली हवा में उड़ा देंगे, मजाक में हंस देंगे, उस पर कोई जोक मार देंगे। मतलब हमारे कम्युनिकेशन स्किल देख रहे हो आप, एक दूसरे को हमने मतलब एक्सप्रेस करना तो एक आता नहीं है। एक बंदा अगर मान लो मेहनत करके कर भी रहा है अपने इमोशंस एक्सप्रेस, उसमें से एक ग्रुप में एक बंदा, तो जो पूरा ग्रुप है उसको पता ही नहीं है कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को, क्योंकि हम लोग को ऑकवर्ड लगेगा यार, हमें लगेगा ये तो ये तो औरतें करती है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन नहीं है। तो आप इसके ऊपर बताओ कुछ यार। यार देखो मेरे हिसाब से ना
जो एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की वो सिर्फ हमें ही दी गई है। एनिमल्स में भी है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, बहुत एनिमल्स में है, लेकिन सबसे मैं बोलूँ सबसे इंटेंसिव लेवल पे तो हमारे अंदर ही है। सबसे डीप लेवल की जो लैंग्वेज बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो ह्यूमन बींग्स ही हैं इस प्लैनेट पे। तो मेरे हिसाब से जब आपके पास इतना बड़ा गिफ्ट है जो आपको नेचर ने दिया है, तो आपको उसको रिफाइन करना चाहिए, है ना? कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ओनली एट एन इमोशनल लेवल, यू नो, एट अ करियर लेवल, आगे रिलेशनशिप्स आएंगे आएंगे कुछ भी आएगा ज़िंदगी में। सो यू नीड टू नो हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, या फिर लोगों से कैसे बात करते हैं, ये एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए। इसको डेवलप करने के लिए तो चलो खैर एक अलग ही हम टेंजेंट पे निकल जाएंगे, लेकिन इतना आना चाहिए। अब जहां तक बात यह है कि यार अब लड़के अब आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, तो देखो भाई, लड़कों को फीलिंग्स, मैं क्या बोलूं इस बारे में। आई मीन देखो, मेरा पता है क्या आइडिया रहा है हमेशा से। मेरा हमेशा आइडिया रहा है कि आपके कुछ बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स होने चाहिए, कुछ, एक दो, मैक्सिमम तीन। उनके सामने आप इमोशनल हो सकते हो, इट्स फाइन, आप उन्हें बता सकते हो, वो आपको समझेंगे भी। पेरेंट्स के सामने हो सकते हो, ठीक है, भगवान के सामने भी हो सकते हो, अकेले में भी हो सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक तो इमोशंस चलते हैं। कहीं ना कहीं जैसे मैं वेस्टर्न कंट्रीज को स्टडी करता हूं, तो खास तौर पे यूएस में इतना ज्यादा वैल्यू दी जा रही है अब कि लड़के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, इमोशंस को एक्सप्रेस करें। लड़कों में भी वीकनेस होती है, लड़कों को वीकनेस दिखाने से डरना नहीं चाहिए। हो क्या रहा है, वहां पे एक रिवर्स माइंडसेट पैदा हो गया। अब वहां पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पॉडकास्ट से पहले, मैं बोल रहा था ना कि इमोशनल हो रहे हैं लड़के बहुत ज्यादा, तो अब लड़के बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, विच इज नॉट फाइन। एक लेवल तक होना चाहिए मेरे हिसाब से। लड़कों में इमोशंस ऑब्वियसली, यार इंसान है तो है हमारे अंदर, लेकिन उनका एक्सप्रेशन बहुत सोच समझ के और सही इंसान के सामने देना चाहिए। जैसे मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूं कि आप कभी भी किसी लड़की के सामने, है ना, अनलेस एंड अनटिल आपकी सिस्टर है, सिस्टर को हम हटा देते हैं, मम्मी को हटा देते हैं, सिस्टर्स एंड मॉम्स को हटा के आपको अपने इमोशंस कभी भी किसी लड़की के सामने नहीं बोलने चाहिए। वाइफ के सामने कभी भी नहीं। आप हर्ट हो, डिप्रेस्ड हो, जो भी हो, ठीक है, या आप खुद से डील करना सीखो उस चीज से। नहीं, आपकी क्यों गर्लफ्रेंड क्यों? है, नहीं भाई, ये बताओ आप, मेरी अगर वाइफ है, तो मैं उसको क्यों नहीं आके बताऊं कि यार अगर मान लो मुझसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उसको ये नहीं बता सकता कि यार एक्चुअली में ऐसा लोन हो गया, या फिर मेरा बिजनेस ऐसे खराब चल रहा है। मैं उसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो वाइफ है यार। मैं गर्लफ्रेंड की बात भी नहीं कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड को भी हटाओ आप। देखो यार, आइडियल केसेस में तो जिससे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करता है, वो आपका आधा पार्ट है। तो जो आप हो वो है, और जो वो है वो आप हो, है ना? एक ही आत्मा के दो अंश हो। तो मैं उन बातों में समझता हूँ कि प्यार मोहब्बत में ये सब टेक्निकलिटीज नहीं चलती हैं। वहां पर इंसान जुड़ा होता है एक दूसरे से। लेकिन ये सब यार दोस्त आइडियल बातें हैं। रवि, सच्चा प्यार किसी को मिलता है क्या यार? ये सब आइडियल किताबी बातें हैं। हम थोड़ा नॉवल में देख लेते हैं ना, दो चार रोमांटिक मीम देख के हमें लगने लग जाता है यार ये आइडियल बातें। भाई सच्चा प्यार नहीं यार, लेस देन 1% को मिलने वाला है। और अगर हर इंसान अब एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी बीवी मुझे इतना सपोर्ट करेगी इमोशनली, और मैं परेशान होऊंगा, मेरे सर पे हाथ फेरेगी, मुझे उठाएगी, मुझे ये करेगी, भाई नहीं होता यार। रियलिस्टिकली जियो। मेरे पास, आपको पता है, हर दिन बता रहा हूं, मल्टीपल लड़के मेरे पास आके, मैरिड लड़के आके बताते हैं कि आई हैव जीरो सपोर्ट फ्रॉम माई वाइफ। एक मैरिड लड़का आके मेरे सामने रो रहा है अपनी इमोशनल ट्रबल्स को लेके, लेकिन वो अपनी बीवी को नहीं बता सकता, क्योंकि जब भी उसने अपनी बीवी को बताया है, बीवी ने उसको हमेशा शट डाउन करके भगा दिया कि चल भाग। नॉट इन दैट सेंस, इन दैट सेंस मैं बोल रहा हूं कि लेडीज उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हैं, और मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए यार। एक लड़की आपको पिलर ऑफ स्ट्रेंथ समझ के आपके पास आई है कि आप उसका ख्याल रखोगे, आप उसको सिक्योरिटी दोगे, आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। अभी आप ही यहां पर बैठ गए जमीन पे एक कोने में रोने के लिए कि मैं तो टूट गया, मेरा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, यार वो तो बेचारी ऐसी हो जाएगी यार, मैं कहां जाऊंगा अब। आप इमेजिन कर रहे हो ना, इसको ऐसे इमेजिन करो। देखो, मान लो आपका एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब आप कार चला रहे हो, छोटे बेटे को साथ में लेके जा रहे हो, या बेटी है आपकी, थोड़ी दूर आप जाते हो, देखते हो कि गाड़ी के आगे थोड़ी लड़ाई चल रही है, 4 5 10 लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, रोड पे। और
आपका बच्चा तो नेचुरली डर जाएगा ये सब देख के, वो आपकी तरफ देख रहा है कि पापा मुझे बचाएंगे। अभी इमेजिन करो पापा उस बच्चे की तरफ मुड़ के बोले कि बेटा अब क्या करना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसी तरीके से एक लेडी जब एक आदमी के पास आती है ना, तो इसलिए आती है कि हाँ यार ये सर्टेन सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड करेगा। आपको, आप हो या नहीं हो, डजंट मैटर, आप हो या नहीं हो, लेकिन आपको हमेशा एक सिक्योर आदमी बन के रहना पड़ेगा, एक्टिंग करनी पड़ेगी भाई। देखो, आइडियल चीजें लाइफ में मिलती नहीं है। मोस्ट आइडियल्स जो होते हैं ना, वो हमको टफ टाइम्स में से बाहर निकालने के लिए होते हैं। मोस्ट आइडियल्स झूठी होते हैं सारे। समझ रहे हो आइडियल्स का मतलब ना? मोस्ट आइडियल्स झूठी होते हैं। मेहनत करो, एक दिन आप आगे पहुंच जाओगे, अच्छा करो, आपके साथ भी अच्छा होगा। होता है क्या ऐसा असली में? नहीं होता ना। तो आइडियल्स जो होते हैं यार, वो जब आप उनको रियलिटी में अप्लाई करोगे तो वो सब झूठ होते हैं। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। अगर आपको सच में अपने इमोशंस के साथ डील करना है, सच में आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, सबसे अच्छा तरीका तो मैं बोलता हूं राइटिंग है। राइटिंग इज द बेस्ट वे। जो भी आप फील करते हो रोज डायरी राइट करो, चाहे 2 ही लाइन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 20 शब्दों से शुरू करो, रोज लिखो थोड़ा थोड़ा करके। 90% प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी। और है, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, वो लोग है ना तुम्हारा तुम्हारा सेफ्टी स्ट्रक्चर, वो है ना, वो सुनेंगे। भाई बहनों को बोलो, बहुत जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं बचपन के, उनको बोलो। लेकिन वाइफ और गर्लफ्रेंड के सामने तुम अगर आंसू टपकाओगे तो भाई वो क्लूलेस हो जाएगी कि अब मैं क्या करूं, मैं तो सोच रही थी ये बचाएगा, ये नाव डूब रही है, यही कोने में बैठ गया, मुझे लग रहा था इसे नाव चलानी आती है। समझ रहे हो ना? तो लड़कियां इसमें डिस्टेबलाइज हो जाती है। मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि लड़कों को ये चीजें समझने की जरूरत है। और मैं एक बात बताता हूं आपको, हमारे फादर्स की जो जनरेशन थी ना, उनको ये इनहेरेंट नॉलेज थी। कभी देखा अपने पापा को डिप्रेशन में कोने में पड़े हैं? नहीं देखा होगा, देखोगे भी नहीं भैया, वो रियल मैन है। ये सॉफ्ट आइसक्रीम वाली जो जनरेशन है ना बच्चे, ये जो मोम के बने हुए लड़के हैं ना, ये अभी आ रहे हैं। ये हमारे डैड्स की जनरेशन जो थी, वो रियल मैन वाली जनरेशन थी। वो क्यों थी? भाई क्योंकि उन लोगों ने स्ट्रगल्स देखी थी असली वाली। उन लोगों ने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखी थी। उन लोगों ने बचपन में देखा है कि उनके कुछ भाई बहन बीमारियों में चले गए बचपन में। ठीक है, माँ बाप के पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था। इंसान हम्म। जब हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स से निकलता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो मेंटल स्ट्रेंथ होती है उसके पास। अभी सब कुछ, अभी क्या, कल तो एक लड़का है यार मेरे पास, 19 साल का लड़का आया मेरे पास। प्रॉब्लम सुन हम्म। लोगे तो हिल जाओगे माँ कसम। बोल रहा है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा है। मैंने कहा क्या तेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा है? कि जिस लड़की के साथ मैं गेम खेलता था लॉबी में, आजकल वो दूसरों के साथ गेम खेलने लग गई है, मेरे साथ नहीं खेलती है। अरे मैंने कहा यार, उस बेचारे को मैंने, पता है अभी मुझे, आई थिंक वो जब पॉडकास्ट देखेगा तो सॉरी भाई, मैंने थोड़ा ज्यादा ही डांट दिया तेरे को, ठीक है, लेकिन मैंने उसको बहुत डांट दिया। मैंने कहा यार 19 साल का तू लड़का है, ये तुम्हारी लाइफ का ट्रॉमा है? बहुत लड़के हैं आते हैं मेरे पास, भैया सबके पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन नहीं है, भैया उनके पास वो है, इनके पास वो नहीं है। तो देखो हमारे डैड्स की जनरेशन कुछ और थी, उनको तो पता था भैया देखो मेहनत करनी है, कुछ नहीं हमारे पास, मेहनत कर लेंगे तो एक घर बन जाएगा, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, घर में 2 रोटी आ जाएंगी। एंड वो जो एक कांस्टेंट माइंडसेट था ना करने का, नॉन स्टॉप, नो एक्सक्यूजेस, कि पापा का मन नहीं करता है क्या, कभी घर बैठ जाए, नहीं मन कर रहा ऑफिस जाने का, डिप्रेशन हो रहा है, कौन रोज रोज सेम काम करेगा, जाके सड़े हुए लोगों के बीच में बैठो, 4 गाली खाओ, 4 गाली दो, नहीं मन करता है, मैं भी घर पे बैठूंगा, पापा बोल सकते हैं ना, लेकिन बोलते तो नहीं हम्म। है। भाई ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले जो आदमी होते हैं ना, वही रियल मैन होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक फादर जो है, रिस्पॉन्सिबल फादर है, वही है आइडियल मैन, और कोई भी नहीं है। आपको लगता है ये सोशल मीडिया का एक इसमें रोल है? जैसे हमारे फादर जो थे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, आजकल आप देखोगे सोशल मीडिया पे हम देख लेते हैं, अच्छा ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस पे है यार, मतलब बीच पे बैठा हुआ है, यार मुझे भी चाहिए। हम हम लोग हम्म जो एक ड्रीम बना लेते हैं अपना कि यार हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए, उनको हम्म आइडलाइज कर हम्म लेते हैं कि यार हमें भी ऐसा कुछ चाहिए। जैसे कोई लड़की है, वो देख लेगी, ओ इसको हम्म लाइक मिल रही है, ओके हम्म ये ऐसे नाचती है तो इसको 1 लाख लाइक मिले, इसके 1 लाख फॉलोअर हो गए, इसके बाद ब्रांड आए और ब्रांड से हम्म पैसे कमा के अब ये दुबई चली गई है, अच्छा तो मैं हम्म भी ऐसे रिच बन सकती हूँ। तो आप देख रहे हो हम्म कि और फिर जब उसके साथ ये ना हो पाए, क्योंकि एक तो ड्रीम एक तो नकली है आपका, जब उसके साथ ना हम्म हो पाए क्योंकि आपने गोल ही ऐसे स्टैंडर्ड ही ऐसे सेट कर दिए, फेक है वो पूरे, फॉल्स है कंप्लीटली, और उसके हम्म बाद ना हो पाए पूरे, तो फिर आपको लगेगा यार मुझ में कुछ कमी है, सेल्फ एस्टीम इशू वैसे ही धज्जियां उड़ी पड़ी है। जो 19 साल वाला लड़का बता रहे हो उसके साथ भी वही हुआ है।
उसने देख लिया भाई बॉलीवुड के अंदर कहीं पे भी कि सच्चा प्यार क्या होता है, और उसके बाद उसको लगा कि सच्चा प्यार वही होता है भाई जो लड़की कभी आपका साथ ना छोड़े, और ये तो गेम खेलने लग गई दूसरे के साथ। हमारी उम्र में, मैं बता रहा हूँ, अब पता नहीं आपकी बात करनी है, पर मेरी उम्र में मेरे पापा मुझे कहते हैं भाई तू पैदा हो गया था, दूसरी मेरी बहन भी पैदा हो गई थी, और मैं घर शिफ्ट कर चुका था, घर बनाने स्टार्ट कर दिया था हमने, जो घर जिसमें हम रह रहे हैं। और मैं अभी इस उम्र में, मैं अपनी भी बात करूंगा, मैं इस उम्र में भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ अपना, अभी फिगर आउट ही कर रहा हूँ कि मुझे करना क्या है अब, यू नो। तो हम देखते हैं कि यार उस समय हमारे जो सोशल मीडिया था ना, उसने एक बहुत लेवल पे डिस्ट्रैक्ट कर दिया है हमारी जनरेशन को। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? देखो, वैसे मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ अपने चैनल पे, रील्स में भी डाला है मैंने। ये बात सच है कि हम लोगों को ना बहुत गंदी आदत पड़ गई है खुद को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करने की, ठीक है। और हैं तो इंसान ही यार, वैसे तो हमारे अंदर ये एवोल्यूशन से ही आया है कंपैरिजन, तो ठीक है। तो कंपैरिजन तो एक नेचुरल चीज है, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। आपका 0 और मेरा 0 डिफरेंट है, समझते हो ना। हो सकता है आपके पापा के पास 1 करोड़ की वेल्थ है, मेरे पापा के पास 10 लाख की वेल्थ है। आप जिंदगी में कितना आगे जाओगे वो अलग पाथवे है, मैं जिंदगी में कितना जाऊंगा वो अलग पाथवे है। हम दोनों एक दूसरे को देखने लग जाए, उसके पास ये ज्यादा है, इसके पास ये ज्यादा है, उसके पास वो ज्यादा है, कहां जा पाओगे ऐसे, बताओ। एंड मोस्टली क्या हो रहा है कि मोस्ट लड़के जो है, जो मैंने फील किया है, उनके साथ यही हो रहा है, भाई उसके पास तो वो है, भाई उसके पास तो वो है। और नेगेटिव सेल्फ टॉक पूरे दिन, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मेरे घर में इतना पैसा नहीं है, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास भागने का टैलेंट नहीं है, मेरे पास क्रिकेट का टैलेंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा रंग ऐसा है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरा नीचे वाला हथियार छोटा है। एवरी फकिंग प्रॉब्लम जो है ना इनकी यही है, इनसिक्योरिटीज से भरे हुए हैं। और देख देख कर सोशल मीडिया पे इनको ऐसा लगने लग गया है कि सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेशन है रियल वर्ल्ड की, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया और रियल वर्ल्ड बिल्कुल भी आपस में कोई मैच ही नहीं करता है यार। उसको ना, सोशल मीडिया को एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट लेकर और साइड कर देना चाहिए, जो मुझे सच में फील होता है। यूट्यूब को तो मैं इतना नहीं बोलूंगा, यूट्यूब तो फिर भी मुझे एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इंस्टाग्राम पे मुझे सच में ऐसा फील होता है कि उसको ना एक लिमिटेड टाइम के लिए एब्जॉर्ब करके उसको माइंड से आउट कर देना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर ऐसा बोलूंगा कि आप देखते हैं कि डॉली चाय वाला जैसे लोग, ठीक है, मैं तो नाम लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पुनीत सुपरस्टार हो गए, जिन लोगों के पास जीरो स्किल्स हैं मेरे हिसाब से, वो लोग जब इतने फेमस हो जाए, फेमस से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रुपए कमाने लग जाए, इतने करोड़ों रुपए, पता नहीं कितने कमा रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी अर्निंग्स। तो दूसरी तरफ एक बंदा यार वो दिन रात घस रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर चलो जॉब में भी है तो साइड हसल कर रहा है, लेकिन वो कभी भी उस लेवल पे पहुंच नहीं पाएगा, मतलब जितना उसको लगता है कि यार वो नहीं पहुंच पाएगा, वो तो ठीक है, बट उसको पता समझ में आ रहा है, वो समझ रहा है, ये अनफेयरनेस दिख रहा है उसको कि यार ये क्या हो रहा है कि यार एक है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, वो रो रही है लड़की, वो वड़ा पाव वाली, वो भाई फेमस हो गई, उसको स्विगी वाले ने उठा लिया, भाई लो भाई इसको तो ब्रांड उसमें लेंगे, हम ऐड में लेंगे, और मैं यहाँ पे जिंदगी भर 36 मतलब किताबें रट डाली है मैंने, चार्ट डाली है, दुनिया भर का ज्ञान ले डाला है, सारी स्किल्स सीख डाली है, और कुछ नहीं हो रहा, तो वो बंदा डिमोटिवेट तो होगा ही ना। देखो, जैसे आप बोल रहे थे ना, लड़कियों का एग्जांपल मुझे दे रहे थे, तो यही होता है। और इनसिक्योरिटीज कहां ले जा रही हैं, हमको लग रहा है कि यार जो वो कर रहा है वो मैं कर लेता हूं, या वो मैं कर लेती हूं, शायद मेरी लाइफ भी बेटर हो जाए। तो जो जिसको ना अंग्रेजी में ग्रैटिट्यूड कहा जाता है ना, वो नियरली जीरो हो चुका है। बच्चों को स्कूल से ही सिखाने की जरूरत है। एक ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है कि जितना मुझे मिला है, जितना भगवान ने दिया है, जितना मेरे माँ बाप ने दिया है, मोर देन एनफ है। आई एम हैप्पी द वे आई एम। ये चीज तो सिखाई नहीं रहे यहां पर, तो ये सिखा रहे हैं भाई मटेरियलिस्टिक बनो। उसके पास लैम्बोर्गिनी है तो तुम्हारे पास नहीं है, तो दैट मीन्स तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? है ना, कि उसके पास अगर इतनी सुंदर बीवी है, उसके पास उतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है, और तुम्हारी वाली इतनी अच्छी नहीं दिखती है, मतलब तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? कोई इस चीज में एक्चुअली बताओ, मार्केट भी इंसेंटिवाइज कर रही है इन सब चीजों को। कैपिटलिज्म, हाँ, पूरी तरह से मार्केट इंसेंटिवाइज कर रही है। ठीक है, अभी आप पुनीत का नाम ले रहे हो, इन सब का नाम ले रहे हो, क्यों ही आगे जा रहे हैं? लोगों को पता है क्या है, लोगों को जो ये मेंटली रिटार्डेड टाइप का कंटेंट पसंद आने लग गया है ना,
उसका रीजन यही है कि लोग, सच में मुझे ऐसा लग रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत गंदी तरीके से डिस्टेबलाइज हो चुकी है। एट अ हम्म, साइकोलॉजिकल लेवल हम लोग ठीक नहीं है। मैं ट्रुथ बता रहा हूं एकदम, कि अगर आपको पुनीत को देखकर एंटरटेनमेंट फील हो रही है एंड पुनीत को वो सब करना पड़ रहा है, क्योंकि पुनीत भी तो इंसान ही है ना यार। जो वो कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चल रहा है। देखो उसने हम्म, 10 तरह के वीडियोस बनाए होंगे आई एम श्योर शुरुआत में। फिर उसने नोटिस करा 10 में से एक टाइप में ज्यादा व्यूज आते हैं, फिर वो ज्यादा बनाने लग गया। तो मार्केट आपको पुश कर रही है कि आप वो टाइप का कंटेंट ज्यादा बनाओ, ठीक है। और लोग इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हैं कि कोई भी तरह की एंटरटेनमेंट बस इनको मिल जाए, डम से डम एंटरटेनमेंट मिल जाए अब्सॉर्ब करने के लिए, एंड फटाफट हम्म, लोग यूं एकदम अब्सॉर्ब करते हैं। वो बंदा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जो मेहनत कर रहे हैं यार, देखो उनका ये है कि उनका गेम बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबा गेम है उनका। उनको मेहनत करनी पड़ेगी 30-35 साल, तब जाके उनकी लाइफ सेट होगी। फिर यहाँ पर अब ये लड़कियां आ रही हैं, पता है इंस्टाग्राम पे आपको इनका क्या है, ठीक है। थोड़े कम कपड़े पहनो और लाइक आते हैं, और कम कपड़े पहनो और ज्यादा लाइक आते हैं, ठीक है। हम्म, आजकल अब तो इंडियन लड़कियां भी कहाँ पीछे रही हैं अभी, है ना। अब तुम कैमरा लगा के लिटरली कपड़े चेंज कर रहे हो लोगों के सामने यार। अब हो रहा है ना भाई, गेट रेडी विद कैमरा मी, हाँ। लगा के। अब इंडियन लड़कियां भाई, और मैं तो सोच रहा था चलो इंडियन, वो अमेरिकन बॉर्न इंडियन ना, ना अपने इंडियन, या भोपाल पुणे, है ना, ये लड़कियां। कोई बैंगलोर में एक बंदी में कुछ दिन पहले देखा, भाई तुम कपड़े चेंज कर रहे हो भाई लोगों के सामने, क्या हो गया तुम लोगों को, तुम ठीक हो। तुम्हारा घर बार नहीं है, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है अमेरिकन से, हम अमेरिकन नहीं है। वो कॉन्सेप्ट हम पे नहीं अप्लाई होते हैं। हम जितना उनकी कॉपी करेंगे हम बंदर ही लगेंगे यार, अगर उनकी कॉपी करेंगे तो। और हम्म, इसी बंदरगिरी में ना, मंकी सी मंकी डू में अपने लोग बस बहते जा रहे हैं। हाँ अंग्रेज ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करूँ। वहां पे लड़कियां बिकिनी पहनती है, मैं बिकिनी पहनूंगी। पहन ले भाई, पहनना तो तुम्हारा राइट है, वो तो मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे सोशल स्ट्रक्चर में फिट नहीं होती ना ये चीजें। हम्म। बात समझ रहे हो ना। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। पर फेमिनिस्ट हाँ आएंगी यहाँ पे, ये बोलेंगे कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे को मत देख तू मेरा कंटेंट। वो तो ये बोलेंगे सिंपल फेमिनिस्ट आके कि मत देख भाई, हम तो करेंगे। भाई, भाई बिल्कुल सही बात है। और वो बिल्कुल ठीक बोलेंगी कि मत देख मेरा कंटेंट। लेकिन भाई आप सोशल मीडिया पे हो, आप विलिंगली ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जो सब तक पहुंच रहा है। अब आप ये कहते हो मत देख मेरा कंटेंट, तो मेरा राइट है भाई, मैं क्या देखूं या ना देखूं सोशल मीडिया पे। और मैं तो एट एन इंडिविजुअल लेवल वर्क कर ही नहीं रहा हूं यार। मैं तो उस चीज को टारगेट कर रहा हूं कि कहां पर यंग माइंड्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर सारे फेमिनिस्ट मुझे बोल दें तो हमारा कंटेंट मत देख, जाके कुछ और देख ले, और तुम यहां बैठ के सारे फेमिनिस्ट लड़कों और लड़कियों को पॉइजन डालते रहो उनके दिमाग में, और मैं बैठ के कहीं और अपना दिमाग लगाता रहूं क्योंकि तुमने मुझे बोल दिया कि तू कुछ और देख ले, तो दैट मीन्स तुमको तो यही खाली प्लेटफॉर्म चाहिए था जहर फैलाने के लिए। तो ऐसा तो होने नहीं हम्म, देना ना भाई, समझ रहे हो ना, ऐसा तो हम्म, होने नहीं देना। फिर तो हम तो बस बैठे रहे, हमारी भी तो कोई, यार एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि मैं गलत के खिलाफ बोलूं कि हाँ ये गलत है, और मैं अपना पॉइंट रखूंगा कि ये इसीलिए गलत है। अगर आपको सही लगते हैं मेरे पॉइंट्स तो मुझे मान लो, और अगर मेरे सारे पॉइंट्स गलत हैं तो ठीक है भाई, मैं चला जाऊंगा, फिर और क्या है, मैं पूरी तरह हम्म, डिस्प्रूव हो जाऊंगा। अगर हम्म, मेरी बातें लोगों को पसंद आ रही हैं तो शायद इसीलिए आ रही है क्योंकि मेरी बातों में सर्टेन परसेंटेज सही बातें भी होंगी, शायद इसीलिए। हम्म। समझ रहे हो ना। एक ना मैं रील देख रहा था अभी 2 दिन पहले। हम्म। हम्म। उसमें कैमरा स्टार्ट होता है एक बंदे से, एक घर का कोई मर्द है, मिडिल एज्ड है, वो खाना खा रहा है। फिर उसके बाद कैमरा घूमता है और दिखाता है दूसरा आदमी, वो भी खाना खा रहा है, तीसरा आदमी खाना खा रहा है, नीचे बैठ के खा रहे हैं, चौथा, फिर 5-6 लोग खा रहे हैं। फिर कैमरा फ्लिप होकर जाता है किचन में, और किचन में सारी औरतें काम कर रही हैं। ठीक है, सिंपल सीन समझ में किसी को भी आ जाएगा। फेस्टिवल था घर में, कोई त्योहार था, बर्थडे पार्टी थी, मर्द ने अब खाना खा रहे हैं, औरतें वगैरह खाना, सारी औरतें मिलकर और खुशी खुशी बना रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फोर्स किया गया है। नीचे हम्म। फेमिनिस्ट, बहुत हम्म। सारी सूडो फेमिनिस्ट कमेंट पहुंच जाती हैं और कहती हैं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और तो तुम लोगों को किचन से बाहर होना चाहिए, इन मर्दों को क्यों नहीं हम्म। बैठा रखा तुमने, ये कैसे बैठ के खा रहे हैं। तो ये हम्म। किस तरीके की मेंटेलिटी सामने आ रही है। ये मेंटालिटी आ रही है काम ना करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की। सारे दिन घर में बैठे रहो और टीवी चैनल बदलते रहो,
ये वो रिस्पॉन्सिव, ये वो आ रहा है। मैं बता देता हूं मॉडर्न फेमिनिस्ट लड़कियां घर में क्या करना चाहती हैं। इनको अगर ये चाहिए ना कि मैं नौकरी ना करूं, तो साथ में इन्हें ये भी चाहिए कि मैं काम भी ना करूं घर के अंदर कोई। समझ रहे हो? कोई हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है फैमिली के लिए। भाई ये वो लड़कियां नहीं है जो घर में रहेंगी तो घर संभाल लेंगी। इनका है मैं घर में रहूंगी, घर भी नहीं संभालूंगी। वो जो लेडीज आप बोल रहे हो ना, 100% वो सारी हाउसवाइफ्स होंगी, और वो आदमी सारे काम करके आते होंगे। तो ठीक है भाई, अगर वो सारे साल काम अगर करके आ रहा है, उसको तुम पहले खिला दोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, हुँ, किसी की जान नहीं चली जाएगी। एक्चुअली क्या है ना, फेमिनिस्ट्स को जो हमारे देश का जो एक स्ट्रक्चर है ना फैमिली का, इनको यही अच्छा नहीं लगता। हुँ, क्यों अच्छा नहीं लगता बताऊं? क्योंकि इनको हुँ, कभी नहीं मिलने वाला। इनकी जिंदगी में ये खुशियां कभी नहीं आने वाली। कोई इनसे प्यार नहीं करेगा, कोई इनके साथ बच्चे नहीं करेगा, कभी ना इनके बच्चे होंगे, ना इनका कोई पति होगा, ना इनकी समाज में कोई रिस्पेक्ट होगी। इसीलिए इनकी जलती है जब ये देखते हैं ना किसी हैप्पी कपल को अपने बच्चों के साथ घूमते हुए, तो इनके पिछवाड़े में आग लगने लग जाती हूँ, आग ऐसे ऐसे। वो औरत क्यों साड़ी पहन के घूम रही है, उसका राइट है बिकिनी पहनने का। देखो उस आदमी ने कैसे अपनी वाइफ को डांट दिया, वो टॉक्सिक मेल होगा। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर बच्चे पलेंगे तो बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। ये जो ये सोच डाल रहे हैं ना फेमिनिस्ट, ये ऐसी डाल रहे हैं भाई, क्योंकि ये बस जेलस हैं। और खुश लोगों से जेलस होना बहुत इजी है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको सही करना, मेहनत करके अपने आप में बदलाव लाना, एक अच्छा इंसान बनना, परिवार बनाना, बच्चे पैदा करना, उनको बड़ा करना बहुत मुश्किल है। हुँ। ये कभी भी ना फैमिली को रेज़ करने वाले जो इसको जॉब की तरह ट्रीट भी नहीं करती हैं। हमारी मम्मी देख लो यार, हमारी मम्मी कितनी खुशी-खुशी हमारे लिए खाना बनाती है। उनको लगता है उन्होंने कुछ बड़ा काम किया है। अब सोचो हम लोग हैं, मैं सही बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आपके यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए, मेरे भी हो गए मान लो। हम ज़्यादा उसको वैसे बढ़ा-चढ़ा के दिखाएँगे भाई देख 1 लाख हमारे हो गए, हमने कुछ बहुत मेहनत करी। हमारी मम्मी देख लो, हमारी मम्मी अगर मैं अपनी बात बताऊँ हमारे 3 भाई-बहन हैं, तीनों को पाल-पोस के बड़ा कर दिया भाई, अब सब जॉब कर रहे हैं हमारे मेरे भाई-बहन सारे। मेरे पापा का ध्यान रखा है अभी तक, मेरे पापा जब भी तबीयत खराब होती है, ध्यान रखती है। एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती है और कभी ये नहीं बोला कि तुम लोग यार तारीफ़ नहीं करते हो या मेरे को वो चाहिए कुछ रिकॉग्निशन चाहिए। वो कितना ब्यूटीफुल जॉब है, वो जानती है अपने आप में कि ये कितना कमाल का काम है। एक है ना फैमिली गाय आप शो जानते हो? फैमिली गाय करके एक शो है। उसमें मैं ना जानता लुइस हूँ। होती है, लुइस एक कैरेक्टर होती है। वो एक है ना कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एक औरत से मिलती है जो कि कहती है उससे कि तेरे में तो बहुत टैलेंट है लुइस, तू एक काम कर हमारे साथ ना इस कंपनी को जॉइन कर ले, बच्चे-वच्चों को छोड़, इसको डिवोर्स दे पीटर-वीटर को जो भी है। तो हम्म। वो उसको थप्पड़ मारती है लुइस खींच के। तुझे क्या लगता है ये हम्म। जॉब जो मैं कर रही हूँ, ये बच्चों को पालने वाला हम्म। जॉब, ये इस जॉब से बड़ा हम्म। है? तूने इसे हम्म। कंपेयर भी कैसे कर लिया? हम्म। मेरे को इतनी खुशी मिलती है। तो ये फेमिनिस्ट हम्म। वगैरह है ना, सूडो फेमिनिस्ट जितनी भी हैं, इनको लगता है कि बच्चे पालना इज़ नॉट अ जॉब। ये बेकार है। ये ना बस ये हमें बाँधने के लिए एक चीज़ जंजीर है हमारे लिए एक तरीके की, फैमिली रेज़ करना। यार अब देखा है? एक बात बताओ, अब हमारी ह्यूमन स्पीशीज को आगे बढ़ाना इनको जंजीर लगने लग गया है। मतलब कि आप सोच रहे हो कि अब बच्चे को, मैं बताता हूँ रियलिटी बताऊं, इनको बच्चों से भी नफरत है। इनको बच्चे भी अच्छे नहीं लगते देख के। क्यों अच्छे नहीं लगते बताऊं? बायोलॉजिकली कुछ हो रहा है। ना बायोलॉजिकली नहीं, मैं हो बताता हूँ क्यों। मैं बताता हूँ क्यों। ये इसलिए इनको बच्चे अच्छे नहीं लगते क्योंकि इनको सबको सबको लाइन से ऐसा लगता है, और मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, जो कोई फेमिनिस्ट लड़की सुन लेगी ना तो अंदर से खटक जाएगी उसके बाद। आप लोगों को ना भी समझ में आए, लेकिन फेमिनिस्ट लड़की को खटक जाएगी। इनको बच्चे परिवार से नफरत इसीलिए होती है, स्पेशली बच्चों से नफरत इसीलिए होती है क्योंकि ये यही फील करती हैं कि इनका खुद का बचपन इनसे छीन लिया गया है। इनको लगता है मैं बचपन में वो नहीं जी पाई जो मुझे जीना चाहिए था जैसे, और अब मैं एक बच्चा क्यों पैदा करूं, पहले मैं अपनी जिंदगी तो जी लूं। मेरा तो बचपन, मेरा यूथ तो वेस्ट है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रही, मुझे कुछ मिला ही नहीं इस लाइफ में। बच्चे पैदा कर लिए तो ना पहले जी पाई ना बाद में जी पाऊंगी, पहले खुद जीऊंगी। ठीक है? फिर इनकी 35-40 साल में इनकी आंख खुलती एकदम झटके से, ओ माय गॉड, टाइम ओवर हो गया। समझ रहे हो? हुँ। ये है।
इमेच्योरिटी और कुछ भी नहीं है यार, कंप्लीट इमेच्योरिटी है। फिर ये ये दो लड़ाई चार किस बड़े चीज की बड़े, है यार? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने क्या कर रखा है मैं बताता हूँ। देखो यार, लड़कियां लैंग्वेज में ना, वैसे सच्चाई बताऊं तो लड़कों से तो बेटर होती है बहुत, है ना, इनके पास बायोलॉजिकल एडवांटेज है ये, ठीक है, ओके। लैंग्वेज में, बोलने में, लिखने में, ठीक है, ग्रास्प हम्म। करने में। हम्म। तो अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द तो इन्होंने याद कर ही रखे हैं। तो अब ये अंग्रेजी के हम्म। बड़े बड़े शब्द आके बोलती हैं डिबेट में जीतने के लिए। अब उधर भाई कोई लौंडा बैठा होता है, वो इतनी जानता नहीं है, वो चुप होके बैठ जाता है, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपनी इमेच्योरिटी को हाइड कर रही हैं अपने इस पूरे परसोना के पीछे, समझ रहे हो। ये अंग्रेजी के शब्द बोल दिए, ये अच्छे कपड़े पहन लिए, कॉर्पोरेट में जॉब कर ली, ठीक है, सारे आदमियों को टॉक्सिक मेल बोल दिया, अपने जैसे ही 4-5 नालायकों के बीच में जिंदगी काट ली। हम्म। उसके पीछे एक बहुत छोटा सा बच्चा है, एक छोटी सी बच्ची है, जिसको ये फील हम्म। होता है कि पापा ने मुझे प्यार नहीं किया, मम्मी ने मेरा ध्यान नहीं रखा, भाई को ज्यादा प्यार मिला, 15 साल की थी तो ऋतिक रोशन ने मुझसे शादी नहीं करी, किसी और से कर ली, ठीक है, मेरा बिलियनियर दूल्हा कहाँ है। इनकी ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बच्चों वाली, छोटे बच्चों वाली, हम्म। ये उसी को ले लेके जी रही है। और ये बस ना बड़े होने के एक्सक्यूजेस हैं, और कुछ नहीं है। फिर इनको फ्यूल कहाँ से मिलता है यार? ये सोशल मीडिया पे जो, ये आपने देखा होगा बहुत सारे क्राउड वाले वर्क होते हैं, जिसमें वो बंदा माइक लेके जाता है क्राउड में, किसी से पूछता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट हम्म, दिस, यू नो, मैन के बारे में हम्म, बताओ। तो आपने बहुत हम्म, जगह सुना होगा ऑल मैन आर डॉग्स। मिस एंड्री को आपने देखा हो हम्म, कितनी ज्यादा प्रमोट करते हैं। कि एक तो पता है हम्म, क्या है, मैं ये बोल भी चुका हूं किसी पॉडकास्ट में, पता नहीं मैं किससे बात कर रहा था, कि एक ना यूनिवर्स वाला एक पेज मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, जिसमें यूनिवर्स, स्टार, गैलेक्सीज की बात करते हैं। तो एक ने क्वेश्चन पूछा था, मतलब पूरे पोस्ट में, कि आप ये बताओ अगर मान लो हमें मार्स पे जाने का मौका मिल जाए, या जुपिटर, हम्म, टाइटन पे, या फिर मून पे जाने का हम्म, मौका मिल जाए, तो किसे साथ हम्म, ले जाना चाहोगे? एक हम्म, फेमिनिस्ट आती है आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से, और कहती है हम्म, मर्दों को छोड़ दो बस, यहाँ पे हम बाकी सब चलते हैं। हम्म, देख रहे हो मिस एंड्री, जिस पेज पे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते कि फेमिनिस्ट इतनी ट्रिगर्ड हो जाती है कि ऐसे पोस्ट पे भी हम्म, अपना गुस्सा निकाल रही है, जहां पे ऐसी कुछ बात भी नहीं हो रही, ह्यूमैनिटी के लेवल की बात हम्म, हो रही है, और तू हम्म। उसके दिमाग में ऐसी जहर, ये जहर आ कहां से रहा है? देखो यार, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं जो फील करता हूं कि इसका सारे का सारा जहर आ रहा है थ्रू पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक फोर्स चल रही है कि यार लेडीज को पॉलिटिक्स में लाओ, लेडीज को लॉ मेकिंग में लाओ, लेडीज को वोटर बेस बनाने के लिए, समझ रहे हो, उनको एक्सेसिव फेवर किया जा रहा है। और बहुत हद तक उनको अच्छी तरह से पता है पॉलिटिशियंस को कि लेडीज को बहुत इजीली बेवकूफ बना के वोट डलवाई जा सकती है। लड़कियां इमोशनल हैं, उनको जितना ज्यादा आप सुबह से रात बताते रहोगे आपके साथ अत्याचार हो रहा है, हुआ है, होता रहेगा, अगर आप वोट नहीं डालोगे तो लॉज नहीं बन पाएंगी आपके लिए, ऑलरेडी सारी लॉज तो प्रो वुमेन है ही पहले से, ठीक है। और इसी रीजन से पॉलिटिक्स के थ्रू, कॉरपोरेट मोड के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, हर जगह, देखो क्या है ना, सारा गेम है, एक विक्टिम है और एक, समझ रहे हो ना, विक्टिमाइजर है। तो वही हो रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा वो एनिमी की तरह ही देखोगे आदमियों को, और दिखाना चाहते हो कि भाई सारे आदमियों की गलती है तुम्हारी लाइफ में, जो अच्छा नहीं हो रहा है वो बस एक आदमी की गलती है। तो वो लड़कियां क्या करेंगी यार, बड़े होके उनको आदमी थोड़ी अच्छे लगेंगे, उनको तो बस यही लगेगा ना कि हाँ यार सारे लड़के ऐसे ही हैं, या लड़कों की वजह से दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, तुम यही उनको सिखाते रहोगे तो क्या होगा। ये तो नहीं समझाते हो कि हाँ लड़के भी अलग अलग हैं। ऐसा तो नहीं है सारी प्रॉब्लम्स ही लड़का, अगर सारी प्रॉब्लम्स लड़कों की वजह से तो सारे सोल्यूशन लड़कों की वजह से क्यों नहीं है फिर? करने वाले तो फिर हम ही है ना यार। तो उस चीज पे तो कोई फोकस नहीं कर रहा है। आप आधे जेंडर को इतना डिमोनाइज कर दोगे, क्या होगा आगे जाके। इसी रीजन से मेरे को बाय द वे काउंटर अगर मैं बात करूं तो इसी वजह से मुझे रेड पिल कंटेंट अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि रेड पिल में बस यही बताया जाता है कि सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों की वजह से हो रही है। ऐसा भी नहीं है यार, सारी प्रॉब्लम लड़कियों की वजह से हो रही है, ठीक है। रेड पिल वाला एक अलग ही इशू है उनका, तो वो तो उनका तो अलग ही है। अभी हम जब एवोल्यूशनरी कुछ अगर होगी बात तो मैं आपको उसका भी बताऊंगा। वो तो पूरा, वो तो उन्होंने क्या कर रखा है ना, उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया है अपनी सारी गलत चीजों को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से कोरिलेट करके और सही प्रूव करवाने का। हाँ, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि
आदमी तो ऐसा ही है, उनको यही करना चाहिए भाई। वो एवोल्यूशनरी एग्रेसिव। बायोलॉजी में तो बहुत कुछ, लेडीज के लिए भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो क्या सारी लड़कियों को भी वो सब करना चाहिए? एक टाइम के हम्म बाद तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से ऊपर हमें सोशल स्ट्रक्चर और सिविलाइजेशन की तरफ उठना पड़ेगा ना। हम सब हम्म। अपने एवोल्यूशनरी इंपल्सेस पे थोड़ी जी सकते हैं यार। मेरा मन कर रहा है मैं अभी जाके अपनी बीवी पे चीट कर दूं, मेरा मन कर रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है कौन है, मैं तो जाके 10 गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। हाँ मैं जानता हूं मेरी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऐसी है, हम लेकिन यार पॉलीगैमी बायोलॉजी, गैमरस है ना, हाँ हाँ पॉलीगैमरस है हम। लेकिन लेकिन यार उससे ऊपर सिविलाइजेशन है ना। हम्म। अरे एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी नेचर तो ये भी है कि अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है तो मैं जाके ठोक दूंगा उसको, हम्म लेकिन वो सही थोड़ी है भाई। एवोल्यूशन एक लेवल तक हमको आगे लेके आया था, उसके आगे अब हमको एक सोशल स्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटी, एक ऑर्डर के थ्रू हमें आगे जाना होगा। ऐसे नहीं कर सकते हैं अभी कि हाँ मेरा मन आया था भाई इसलिए जाके मैं उसको, कहते नहीं है लोग, बंदूक लेके ठोक देते हैं। मैं गया बंदूक लेके ठोक दिया, मेरा मूड खराब कर रहा था। हाँ भाई एवोल्यूशन यही बोलता है, फाइट टिल हम्म डेथ, ये एवोल्यूशन का पार्ट है। लेकिन हमें करना तो नहीं चाहिए ना ये। तो उस तरीके से ही रेड पिल वालों की जो है ना बातें होती हैं। तो रेड पिल के हम्म साथ मैं देखो समझता हूं कि रेड पिल वालों के दुख दर्द को, उनकी आइडियोलॉजी को मैं समझ रहा हूँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन उनमें भी जो रेड पिल में जो टॉप लीडर्स बैठे हुए हैं वो बस एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि हमें समझ लो और प्लीज हमें नॉन स्टॉप चीट करने दो। हम्म यही तो है रेड पिल, और क्या है। सारी लड़कियां समझ जाओ जो हमारे साथ रिलेशनशिप में आ रही हैं कि हम नॉन स्टॉप चीट करते रहेंगे और तुमको इस चीज के साथ आदत डालनी पड़ेगी। और जस्ट बिकॉज मैंने पैसा कमा लिया तो अब मैं ह्यूमैनिटी से ऊपर हूं, रिलेशनशिप से ऊपर हूं, प्यार मोहब्बत से मैं ऊपर उठ गया हूं। मुझे एक बेसिकली वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास अब पैसा आ गया है तो मेरे पास अनलिमिटेड पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। समझ रहे हो हम्म ना? थोड़ा रेड पिल के साथ इसीलिए मैं इतना नहीं एसोसिएट कर पाता हूं। हम्म। कभी भी नहीं किया मैंने। सुना है, बहुत सुना है मैंने उनको, बट अंदर से दिल से कनेक्शन नहीं बनता उनके साथ यार। एक बार ना एंड्रू टेट ने एक इंटरव्यू में बोला था, कंट्रोवर्शियल बात बोली थी कि अगर जो लड़कियां हैं वो अपना बॉडी काउंट जो अपने माथे पर लिखवा कर चलने लग जाए ना, तो दुनिया की 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम्म। इसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे? देखो यार, अगर लड़कियां अगर अपना बॉडी काउंट सच बताने लग गई तो नो डाउट मुझे सच में ऐसा फील होता है कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और लड़कियों का बॉडी काउंट बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स को। तो ऑनेस्टी तो हमेशा अच्छी होती है। अभी देखो मेरे पास कितने सारे लड़के हैं जिनकी नई नई शादी हुई है। जस्ट इमेजिन यार, किसी की नई नई शादी हुई है और लड़की शादी से पहले बोल के आ गई मैं तो वर्जिन हूं, और शादी के बाद वो वर्जिन नहीं है। और वो लड़का अपने आप को वेट करा रहा है पूरी जिंदगी, वो वर्जिन बैठा है कि यार मेरी वाइफ होगी, वो भी वर्जिन होगी, मैं भी वर्जिन होऊंगा, है ना? या चलो वो वर्जिन है या नहीं है, उसने शादी से पहले पूछा ना तुमसे कि तुम हो कि नहीं हो, हम्म तो तुम्हें ऑनेस्टली बताना चाहिए था कि तुम हो या नहीं हो। तुम किसी को फॉल्स एक्सपेक्टेशन देकर उसके घर में घुस जा रहे हो। तुम उसके ऊपर सारी पावर तो तुम ले लोगे। एक बार तुम उसके घर में घुस गए फिर तो लीगल हथौड़ा तो तुम्हारे हाथ में आ गया, वो तो कुछ उखाड़ नहीं सकता तुम्हारा। अब कितना खराब लगता है कि यार कितने काउंटलेस काउंटलेस लड़के मुझे बोलते हैं मेरी बीवी ने झूठ बोला मुझसे शादी से पहले। शादी से पहले बोला था वर्जिन है, एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी धीरे धीरे पता लग रहा है किसी ने अपनी बीवी के वीडियोस देख लिए हैं फोन पे और लड़कों के साथ में, किसी ने चैट्स पकड़ ली हैं, किसी की बीवी ने ही उसको बता दिया, किसी को कोई और लड़का बता रहा है, ठीक है, कहीं और से पता लग रहा है। तो ये गलत है ना यार, आपको बता देना चाहिए ना। देखो सेक्सुअल हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है एक रिलेशनशिप में। तो आपको फोर्थ राइट होना चाहिए, एकदम बनाना चाहिए कि हाँ देखो मेरा ऐसा था ऐसा था, और अगर आप मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो ठीक है भाई, मुझे कोई और एक्सेप्ट कर लेगा, आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा, लोगों की कमी तो है नहीं। हम्म लेकिन लड़कियों का खास तौर पे जो झूठ बोलकर किसी को ऐसे परेशान करना, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, ये बहुत ज्यादा गलत है। बॉडी काउंट बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्त एक रिलेशनशिप के लिए। और हम्म। अब कोई लड़की है वो आपको बोल रही है कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं है, फिर आपको बाद में पता लगेगा। आप बताओ, एट अ वेरी पर्सनल लेवल में आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ आपको कैसा लगेगा आपके साथ होगा तो?
बताओ। ट्रस्ट तो बिल्कुल टूटेगा यार, क्योंकि आप अपनी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके मुझे बता रहे हो, फैक्ट सामने नहीं रख रहे हो। अगर मैंने पूछा हम्म, है और आप नहीं बता रहे हो, तो सिंपल सी बात है, और बाद में मुझे पता चलता है कि यार आपने मुझसे छुपाया कुछ, कुछ फैक्ट्स ऐसे मुझे छुपाए ताकि एक इंप्रेशन एक क्रिएट हो आपका मेरे सामने। ओहो! ये तो हम्म, मेरी ड्रीम गर्ल है, जो भी है। एक दिमाग हम्म, में हम मर्द ऐसे ही होते हैं लौंडे, इमेज बना लेते हैं कि यार देखो मेरी हम्म, यार ये गर्लफ्रेंड इतनी कमाल है, इतनी कूल है, सबसे अलग है, मेरी वाली हम्म, अलग है, ये कहते भी हम। तो वो अगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना वो जो इमेज मेरे दिमाग में, तो यार मेरे को धक्का लगेगा कि यार अब मैं किस पे ट्रस्ट करूँ? ऐसा तो कितनी लड़कियाँ हम्म। आएँगी फ्यूचर में, या फिर कितने लोगों से मिलूँगा वो झूठ ही बोलेंगे। तो ट्रस्ट इश्यूज़ तो क्रिएट होते हैं। पर मेरा सवाल यहाँ ये बनता है कि यार ट्रस्ट तो चलो ठीक है, आपने झूठ बोला, गलत हो। क्या ये कैरेक्टर के ऊपर भी कोई क्वेश्चन उठाता है आपके? ऑफ कोर्स उठाता है यार। आप झूठ बोल के एक रिलेशनशिप में घुस, एक शादी इंडिया में कितनी बड़ी चीज होती है। 5-6 हुँ, तो फंक्शन ही होते हैं एक शादी के लिए। हुँ, 200-250-300 लोग एक तरफ है, 200-250-300 लोग एक, आपने 500 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है अपने एक झूठ के ऊपर। हुँ, 500 लोग इकट्ठे होंगे आपके एक झूठ की वजह से। परिवार जुड़ेंगे, लड़के के माँ बाप आपको अपनी बेटी की तरह इज्जत देंगे। आप किस लिए आ रहे हो घर के अंदर? झूठ बोल के घुसने के लिए। इस करप्शन में कैरेक्टर नहीं पता लग रहा है इंसान का। उसने एक साथ कितने लोगों का समय बर्बाद करवाया है अपने एक झूठ से। और पता है किस प्रीटेक्स्ट पे करवाया है? क्योंकि उनको पता है कि एक बार शादी होगी ना, लड़का मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। इंडिया में लड़के टूथलेस हैं, बाय लॉ टूथलेस बना दिया है उनको। कुछ नहीं कर सकते तुम। क्या कर हुँ, लोगे बीवी का, बताओ? हाथ उठाना इलीगल है, जोर से बोलना हो तो क्रुएल्टी का केस है। चीख चिल्ला भी नहीं सकते आजकल तो, लड़की एजुकेटेड हो तो भाई साहब तुम चीख चिल्ला भी नहीं सकते हो। क्या कर सकते हो? रो सकते हो ना? तो ठीक है, एक कोने में बैठ के रो लो। जितना रो, जब रोना चुप हो जाए तो आ जाना इस कमरे के अंदर। यही कर सकते हो ना। आप क्या करोगे बताओ? कितने दिन हुँ, चीख लोगे, चिल्ला लोगे, रो लोगे, ये बताओ? एक टाइम के बाद आप भी हुँ। बोलोगे चल छोड़ यार, जो हो गया सो हो गया, काट लो, जिंदगी काटनी है बस, फिर वही है और क्या। समझ रहे हो अब ना? और क्या। लेकिन ब्लैक स्कल भाई, क्वेश्चन ये उठता है कि लड़की झूठ बोल क्यों रही है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही मुझे क्रिंज लगता है पर्सनली, ऑन अब आपका मुझे नहीं पता क्या बोलोगे इसके ऊपर, नो सील हम्म, नो डील वाला। अब हम्म, वो जब सुनती है कि यार कोई वर्जिन लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो कोशिश करेगी ना कि यार ये रिश्ता अगर बन जाए तो अच्छा है, मैं झूठ ही बोल लेती हूँ। हम्म। सही बात यू है नो भाई, सही बात है भाई। तो कोई लड़के, कोई ऐसे लड़के को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना जो 20,000 रुपए कमा रहा है, तो उसको नकली डॉक्यूमेंट दिखा के अपनी 2 लाख रुपए सैलरी बता देनी चाहिए। हुँ, वो भी तो हो सकता है ना फिर। तो फिर उसको, तो वो भी तो वहां पर भी क्रेंज फील करो आप फिर थोड़ा। फिर आपको बोलना चाहिए यार, फिर क्या करे वो बेचारा? नकली डॉक्यूमेंट तो दिखाने पड़े, झूठी हुँ, आईटीआर दिखा दी, फेक सैलरी स्लिप दिखा के, यार शादी तो करनी पड़ती है ना, क्या करे? बोल दो यार, फिर वो भी करो। क्योंकि भाई हुँ, अगर गलत एक तरफ है तो गलत तो दोनों तरफ है ना? बिल्कुल। जो हुँ, इनके लिए गलत है वो उनके लिए भी गलत है। तो शादी एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है मेरे भाई। हमारे हिंदी में ना, आपको पता है डाइवोर्स का कोई वो भी नहीं है, मीनिंग भी नहीं है। हुँ, कोई वर्ड नहीं है हमारे पास, पता है, डिवोर्स का हिंदी में। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर शादी को बहुत सेक्रेड माना जाता है, बहुत एक आत्माओं का मिलन माना जाता है भाई। वो बहुत गहरी चीज है। आप उस रिलेशनशिप को झूठ पे शुरू नहीं कर सकते हो। और अगर आप हुँ, झूठ पे उसको शुरू कर रहे हो मेरे भाई, तो आपने तो मतलब पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट और ये सब ना देनी है ना लेनी है। आप आए हो यहाँ ट्रांजैक्शन करने के लिए, आप आए हो यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। आपका काम बन गया, उसके बाद जिसको अच्छा लगता है लगे, ना लगे लगे तो अपने घर निकाल। आप इस बेसिस हुँ, पे आए। तो और नो सील नो डील जो लड़के बोल रहे हैं ना, देखो मेरी बात सुनो। जो हुँ, नो सील नो डील लड़के बोल रहे हैं, तो भाई उनका राइट है वो बोलने का। अगर एक लड़की ओके। का राइट है ना, अगर एक लड़की का राइट है ना, वो बोल सकती है कि मुझे 6 फुट का लड़का चाहिए, मुझे वही लड़के हुँ, हॉट लगते हैं। ठीक है ना? जब वो बॉडी की डिमांड कर सकती है ना, तो लड़का भी हुँ, बॉडी की डिमांड कर सकता है। समझ रहे हो बात को? 15,000 रुपए कमाने वाला लड़का, जो कि ऐसे गोल आकार का है, ऐसा मोटा लड़का गोल आकार का है, मुंह पे पिंपल भरे हुए हैं, समझ रहे हो? हुँ, 15,000 रुपए कमाता है, कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ में, हाइट 5 फुट 4 इंच है, हुँ, उससे शादी नहीं करेगी कोई लड़की आके। क्योंकि लड़कियों के पास अपने सर्टेन आइडियाज होते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो जब यार उनकी विशेस की हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो फिर हुँ, हमारी विशेस की भी रिस्पेक्ट उन्हें करनी चाहिए यार। बिल्कुल नेचुरल सी बात है भाई। एग्री। हुँ, समझ रहे हो ना?
मैं ना एक पता नहीं किससे पॉडकास्ट में बात कर रहा था, हाँ अंतरा, मैंने आपको बताया भी था, जो मेंस एक्टिविस्ट है, मेंस राइट एक्टिविस्ट। वो कह रही थी लड़के ना लौंडे अब शादी करने से डर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में पता है मेरे को क्या लग रहा है, एक्चुअली वो शादी से नहीं डर रहे हैं, वो डिवोर्स से डर रहे हैं। क्योंकि हाँ आपने बिल्कुल। देखा है, अब ना मैं ये पता है लिटरली बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोलूंगा कि डिवोर्स अब ना स्टार्टअप बन गया एक नया, कुछ लड़कियों के लिए। उनके लिए अब ये हो गया, उनको पता है, उनको लगता है कि अब आपने वो केस सुना जिसमें एक औरत जो है उसने 6 शादियां करी लगातार, मतलब शादी करी, डिवोर्स लिया, एलिमनी उठाई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 करके, और उसके बाद जज साथ में पूछ रहा है ये क्या हो रहा है, तेरा क्या किसी से नहीं जम रही तेरी, प्रॉब्लम कहां आ रही है? देखो लॉ तो ये सिंपल कहता है ना, तेरे को पसंद नहीं है डिवोर्स ले, एलिमनी ले, तो लॉ तो वहां बीच में कुछ नहीं कह सकता। पर वो जो वो जज था वो 7वीं बार में तो थक गया ना भाई, कि तेरी किसी से नहीं बन रही, और उसके बाद तो डिवोर्स लेकर एलिमनी भी उठा रही है। ठीक है, अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल लगेगा, तो फिर डॉरी क्राइम क्यों है भाई? एलिमनी को इस तरीके से देखो, देखो यार, अभी इक्वालिटी की आप भी बात कर रहे थे, नो सील नो डील आपने बोला, तो अगर भाई ऑपरेशन उधर हो रहा है क्योंकि डॉरी के नाम पे भी ऑपरेशन होता है इसलिए क्राइम है, तो ये ऑपरेशन नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ पे असर नहीं पड़ता एलिमनी के नाम पे? भाई बिल्कुल पड़ता है। और आपको आई थिंक ये बात तो पता ही होगी कि 90 एंड 98% केस तो सारे फॉल्स ही हैं। आई होप मैं फिगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी तो सारे 498 के केस सारे फॉल्स ही होते हैं। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बोला तो था यार, लीगल टेररिज्म मचा रखा है भाई। ये प्रॉपर लीगल टेररिज्म चल रहा है इस समय पे लड़कियों का। उनको पता है कि सारी लॉज उनके फेवर में हैं, और अगर वो झूठ बोलते पकड़ी भी जाती हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा उनके अगेंस्ट। भाई आप सोच रहे हो कि अगर मैं आपको ये पावर दे दूं, मतलब पर्सनली नहीं बोल रहा, जनरली बोल रहा हूं, किसी भी आप लड़के को ये पावर दे दो कि तेरा जो मन चाहे तू वो कर ले, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तेरे ऊपर, वो क्या करेगा बताओ? गुंडागर्दी पे उतर आएगा ना। एंड में आप वही करोगे ना। तो जब है ही नहीं कुछ लड़कों की प्रोटेक्शन के लिए, और लड़कियों को खुली छूट दे दी गई है, तो भाई वो तो फिर यूज करेंगी उसको, और क्या है? सारी प्रॉब्लम्स लॉज की हैं, लॉज ही ऐसी हैं। दिल्ली में, नोएडा में, पता नहीं नोएडा का था वो लौंडा जिसके ऊपर फेक रेप केसेस लगा दिए गए, मोलेस्टेशन के, पता नहीं किस चीज के। वो जब बाहर निकला ना तो उसका तहस नहस हो चुकी थी जिंदगी, परिवार वाले रूठ गए, परिवार वाले ने बोला बिल्कुल मैं ऐसे लड़कों से रिश्ता नहीं जोड़ना, उसको बिल्कुल। कोई जॉब नहीं दे रहा, उसको कोई फ्लैट नहीं दे रहा, वो बंदा जहां रूम मांगने जा रहा है उसको मना कर रहे हैं, उसको सोसाइटी ने, आपको पता ही सोसाइटी में कुछ रूल बना देते हैं कम्युनिटी वाले, इसको मत रहने देना, तो अगर सोसाइटी ने कह दिया ये नहीं रहेगा तो निकाल देते हैं। वो बंदा अब ये कह रहा है मुझे मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने, मेरा करियर खराब कर दिया, मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, जो कभी नहीं आने वाला। जिस लड़की ने किया वो खुलेआम मजे कर रही है जिंदगी में, उसके ऊपर कोई कंपनसेशन तो लो यार, कुछ तो लो, कुछ तो लाइफ की वैल्यू है लॉन्डे की। मैं बता रहा हूँ, अंतरा से मेरी बात हो रही थी, अंतरा कह रही थी बहुत पुराना केस है वैसे ये, क्योंकि उस समय इतने लॉ हमारे वो नहीं थे, 1976 77 78 की बात है। एक लौंडा था, उसको केस मतलब जेल में चला गया वो, और वहां असम की बात है, और लॉ इतना खराब था, पता नहीं क्या प्रशासन की हालत थी, 50 साल बाद वो बंदा निकला है, 50 साल बाद वो बंदा निकला, कह रहा भैया मैं करूं क्या जिंदगी में, मेरी लाइफ, मैं एक ही बार पैदा हुआ, बिलियन, मैंने स्पर्म रेस जीती आया, 70 70 80 साल मुझे मिले थे, जिसमें से प्रोडक्टिव साल मेरे 30 40 होते हैं, वो भी तुमने खा लिए, इसको, इसकी भरपाई कैसे होगी यार? दे दिए होंगे कोर्ट ने, दो कुछ 20 30 हजार रुपए दे दिए होंगे उसको, भरपाई यही होती है, भरपाई दे दी और क्या। भाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। देखो इसमें ना आप अंदर से समझो मैटर को, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट तो जो लॉज बनी है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली रूलिंग दे रहे हैं, है ना। तो इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकते हैं यार, काम सारा लॉ मेकर्स का है। एंड लॉ मेकर्स तो इंडिया में आंख बंद करके चूज करे जाते हैं। तो भैया जब जनता को ही टेंशन नहीं है, जनता ही आंख बंद करके वोट डाल रही है, तो फिर बंदा भी वैसा आएगा, फिर वो लॉ भी वैसी बनाएगा। तो ठीक है, अब आप बताओ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक भी पॉलिटिशियन है पूरी इंडिया में जो प्रो मैन बात करता हो? एक भी पॉलिटिशियन हो? पूरी लोकसभा, राज्यसभा, सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, सबको मिला लो, सब विधानसभाओं को मिला लो, आप एक पॉलिटिशियन बताओ जो लड़कों के फेवर में बोल रहा हो, जो बोल रहा हो कि लड़कों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, यंग लड़कों के साथ बुरा हो रहा है एट अ डिफरेंट लेवल, मिडिल एज के साथ एट अ डिफरेंट लेवल, ओल्ड
मेन के साथ एट अ डिफरेंट लेवल बुरा हो रहा है, और कोई भी लॉज नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आदमियों की भी होती हैं, ठीक है। तो हैं तो वो भी आदमी साले बैठे हैं जितने, मेजोरिटी तो आदमियों की बैठी है, तो आदमी कर रहे हैं क्या आदमियों की केयर? नहीं कर रहे हैं ना। और वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग वोट डालते हो उनके, पता नहीं क्या देख के वोट डालते हो यार, उनके कपड़े देख के वोट डाल देते हो, या उनकी वो चश्मा पहन के फोटो खिंचाते हैं आप लोग वोट डाल देते हो क्या, मुझे तो पता नहीं भाई क्या सोच के तुम लोग वोट डालते हो, ठीक है। जब तुम्हारे ही इश्यूज वहां एड्रेस नहीं हो रहे हैं, जब तुम्हारी प्रॉब्लम ही वहां एड्रेस नहीं हो रही है, तो तुम किस बात की वोटिंग डालने के लिए जा रहे हो? मैं तो सच में बहुत कंफ्यूज हूँ इस कॉन्सेप्ट को लेकर, समझ रहे हो ना। पॉलिटिशियंस को आइडलाइज कर रहे हो तुम भगवानों की तरह, वो कर क्या रहे हो तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना। दूसरा पता है क्या है? ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है कि एक मैन भी, एक मर्द भी, उसके साथ भी कुछ हो सकता है, कोई क्राइम, उसके वो भी विक्टिम हो सकता है किस चीज का। इसलिए ना नेशनल कमीशन फॉर मैन की बात उठी थी जब, तो ये कह दिया कि डाटा नहीं है भाई। अबे कौन सा डाटा? सुसाइड कर रहा है बंदा यार। अभी मैं तुम्हें एनसीआरबी का रिपोर्ट, जाओ उसकी वेबसाइट पर जाके रिपोर्ट पढ़ लो एनसीआरबी की, मैन सुसाइड की रिपोर्ट। 70% मर्द हैं भाई, 70% लौंडे। और कौन से वाले हैं? 30 to 45 वाले ब्रैकेट में जो आते हैं, जो मैरिड है मोस्टली। तुम्हें पैटर्न मिड लाइफ नजर नहीं आ क्राइसिस रहा? वाले। मैं वही तो कह रहा हूं, तुम्हें पैटर्न नजर नहीं आ रहा? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कितने फॉल्स रेप, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि 498 को गलत तरीके से यूज कर रही हैं और लड़कियां, तुम्हें इतने क्लब और बार का एग्जांपल दिखा दो जहां पर एक्सटॉर्शन चल रहा है भारी अलग ही लेवल पे, कि मैं तेरे पर रेप केस डाल दूंगी, फंसा दूंगी मैं, मुझसे पंगा मतलब। अपने स्टैंड वो देखा होगा ना, 19 साल का लड़का, उसने सुसाइड कर ली थी। उसकी टीचर ने उसने उसको स्क्रीनशॉट वो जो वायरल भी हो रहे थे कि मैं लड़कियों फंसा दूंगी खामा खा। मैं आप ऐसी ऐसी वीडियोस दिखा दूंगा। श्वेताब जो है, श्वेताब को आप जानते होंगे, श्वेताब गंगवार, वो एक रील चला रखी थी, उसने उस पर रिएक्ट कर रहा था। उस रील में एक साफ साफ एक 3 मिडिल एज बंदे हैं, उनको धमकी दे रही एक औरत कि भाई आज तू गया, आज तू तो गया, अब तेरे पे मैं रेप का इंजाम लगाऊंगी। मतलब सबसे शॉर्टकट तरीका क्या बना लिया है। अब उनके पास क्या टूल है, क्योंकि वेपन नहीं था, आज तक नहीं था वेपन, तो उन्होंने बोला अच्छा एक लॉ है हमारे लिए। और ये 2012 के बाद ही हुआ, निर्भया के बाद क्या हुआ कि लड़कियां ना ये बहुत सारी आने लगी सामने, मी टू मूवमेंट वगैरह हुआ, फेमिनिज्म को एक वेव मिली, तो कुछ औरतें, उनको लगा यार अच्छा इसका यूज तो चलो ठीक है हमारी सुरक्षा के लिए हो सकता है, हमारे लिए बनी है, बट इसको कैसे और यूज कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, अच्छा मैं इस लौंडे से परेशान हूं, ये फिजिकली ये मेरे से स्ट्रांग है, मैं कुछ कर नहीं सकती, तो क्या करूं? सबसे इजी इल्जाम है भाई मैं इस पे रेप लगा देती हूँ, अब तू जाके प्रूव कर, अब तू जाके प्रूव कर, क्योंकि लॉ तो ये बोलेगा ना, लड़की ने अगर आके कह ही दिया, यही एविडेंस है अपने आप में कि भाई इसके साथ कुछ हुआ है। कितना यार, ये क्या कोई सेंस है इस चीज की? देखो पता है क्या है, ये कोई नहीं इस बात को बोल रहा है कि लड़कियों के साथ गलत नहीं होता है, हाँ सब जानते हैं होता है, लेकिन ये मान लेना कि लड़कों के साथ होता ही नहीं है, वो गलत है ना। आधे आधी पॉपुलेशन को बिल्कुल ऐसा मत करो यार कि उनको एकदम ऐसा बना दिया है कि कोई जरूरत ही नहीं है इनकी, बुरा हो रहा है तो होने दो, बर्बाद हो रहे हैं तो होने दो, मर रहे हैं तो मरने दो, ऐसा भी मत करो हमारे साथ, ठीक है। समझ रहा हूं, ठीक है, कि लड़कों की भी जरूरत है। असल में क्या है ना मेरे भाई, बताऊं बात क्या होती है, जब सरहद पे गोली खानी होती है छाती पे, तब तो आदमी चाहिए होते हैं, है ना। सीवेज में जब घुसना होता है तब भी आदमी चाहिए होते हैं, है ना। बिजली के पोल पे चढ़ के बिजली की तार ठीक करनी होती है तो आदमी चाहिए होता है, समझ रहे भाई। तो जब डर्टी जॉब्स करने के लिए ना सारे आदमी चाहिए होते हैं, समझ रहे हो ना। कोई फेमिनिस्ट कोई कोटा नहीं मांगती ना इन चीजों में, मुझे भी सीवेज लाइन में घुसना है, वहां पे आदमी ज्यादा है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है सीवेज वर्कर्स के बीच में, मुझे भी मैन होल का ढक्कन खोल के अंदर जाना है, वहां जाके क्लॉग्ड पाइप्स को अनक्लॉग करना है, मुझे भी। कोई फेमिनिस्ट नहीं बोलती ना। उनको सारा फेमिनिज्म कॉर्पोरेट ऑफिसेज में बिजनेस सूट्स पहन के एसी के अंदर बैठना है, वो वाला फेमिनिज्म उनको जरूरी है, बस वहां फेमिनिज्म की जरूरत है। उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए बड़े बड़े ऑफिसेज में, अच्छे वाले कोट्स पहन के, है ना, एसी में बैठने में, वहां रिप्रेजेंटेशन चाहिए, है ना। जो जो काम कर रहे हैं रोड पे, वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए होती उनको। ये नहीं 1% समझ नहीं आया। अभी जो आपको पता है कोलकाता में जो हुआ था, उसके बाद ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल मैन आर रेपिस्ट, ऐसा बोलने लग जाती हैं। ये एक पल के लिए ये नहीं सोचती कि बॉर्डर पे यार इतने लोग हमारे लिए तैनात है, हमारे जवान, ठीक है, वो भी मैन है। तेरे घर में एक बाप है, वो भी एक मर्द ही है भाई।
जो तूने पाल पोष के हम्म तेरे को बड़ा किया, उसने पूरी लाइफ दे दी तेरे को यार, उसने पूरी लाइफ तेरे हम्म को डेडिकेट कर दी कि तेरे लिए ही कमाएगा, तेरे लिए कुछ करेगा, और तू सिंपल जाके बड़ी कूल बनने के लिए सोशल मीडिया पे जाती है, ऑल मैन आर डॉग्स, यू नो, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। हम्म आई डोंट नो यार। आपको पता है आर्मी के जो लोग हैं, बेचारे वहां हम्म तैनात रहते हैं बॉर्डर पे, उनके साथ तक ये कांड हो रहा है। अंतरा बता रही थी कि ऐसे मर्द काफी, अब लॉयर जो दीपिका नारायण भारद्वाज, अगर आप जानते हो उन्हें, उनके भी हम्म आप बहुत सारे सुनेंगे कि वो आर्मी वालों के लिए जो उनके लिए लड़ रही है, कि यहाँ पे वो तैनात थे और यहाँ पे उन्होंने कुछ कांड कर दिया, और उसके बाद जब आए तो फॉल्स रेप केस में फंसा दिया। आपने सुना होगा हम्म ऐसे केसेस। तो ये किसी को हम्म नहीं बख्श रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब अगर आप एक पार्टिकुलर प्रोफेशन के हो तो आप बच गए हो, नहीं, ये सारे मर्द को हम्म इक्वली ट्रीट किया जा रहा है कि भैया आप कुछ भी हो, हम्म लेकिन मर्द तो हो ना, और मर्द प्रजाति तो बेकार होती ही है। नहीं, ऐसे देखो, पता है क्या है, कभी कभी ना क्या होता है, जैसे लास्ट कुछ सालों में आजकल रिलीजियस बनना और खुद को ट्रेडिशनल दिखाने का ट्रेंड आ गया है हम्म। ना, भक्ति का ट्रेंड हम्म। चल रहा है आजकल, है ना। हम्म। तो उसी तरीके से ना विक्टिमाइजेशन का भी ट्रेंड आता जाता रहता है। एक बार जैसे ही विक्टिमाइजेशन का ट्रेंड आता है ना, कि आजकल ट्रेंड में है ये बोलना कि मेरे साथ भी गलत हुआ है, आजकल ट्रेंड में है ऑल मेन और डॉग्स बोलने का, तो चलो मैं भी बोल देती हूँ। समझ रहे हो, ऑल मेन आर रेप, कितनी खराब बात है। आप इतना गंदा शब्द किसी आदमी के लिए यूज कर रहे हो जो कि बेचारा उस चीज के आसपास भी नहीं है, ठीक है, उस वर्ड का आर भी नहीं है जिस आदमी के अंदर। आप एक रैंडम आदमी को ये बात बोल रहे हो। मैंने देखा कमेंट सेक्शंस में लड़कियां लिख रही हैं, एक है वो बेवकूफ लड़की है, उसने हमारे एक रील के ऊपर रिएक्ट किया था, वो भी बड़ी तगड़ी फेमिनिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो उसने जब हमारे एक वीडियो को उसने यूज करके उस पर रिएक्ट किया था, तो उस पर जो भी लड़का अपना कोई क्रिटिकल कमेंट दे रहा है ना, तो उसको वो यही नेम टैग मार रही है, यही कीचड़ फेंक रही है सबके ऊपर। तो मैं सोच रहा यार कितना इजी हो गया है तुम लोगों के लिए कि तुम इतनी गंदी चीज किसी को ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही बोल दो बस, तुम जैसे लड़कों की वजह से ये सब हो रहा है। कितना जानते हो तुम लोग किसी को, है ना। तो ये जो नैरो माइंडेडनेस है ना, हम्म। कि मुझे सब पता है और मैं जानती हूं कि सारे आदमी ऐसे हैं। अरे सारे आदमी अगर ऐसे होते तो क्या सिविलाइजेशन चलती, देश चलता, घर चलते। हम्म। तो तुम्हारे दादा भी ऐसे थे, तुम्हारे पापा भी ऐसे थे, तुम्हारा भाई भी ऐसा है, पहले बोलो मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे मामा, मेरे चाचा ऐसे हैं, और फिर दूसरे आदमियों को बोलो, तब बोलो हम्म। ना। अपने घर के आदमी को तुमने क्यों नहीं इन्वॉल्व करा उसके अंदर? पहले बोलो माय फादर इज अ दिस, उसके बाद मेरे को बोलना तुम। तो ये क्या है, ये ट्रेंड चलते हैं, ये ट्रेंड जो है हम्म। ना, ये ट्रेंड्स चलते रहते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, वो बड़ा कमाल का ट्रेंड बताता हूँ। आजकल आजकल तो क्या लास्ट कुछ सालों से है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, फिर सडनली लोगों को रियलाइज हुआ है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, ठीक है। हम्म। अभी 10 साल पहले किसी को याद नहीं था कि मैं भगवान का भक्त हूँ, एकदम झटके से सबको याद आ गया। तो सबने अपनी डीपी पे कृष्ण को लगा लिया है, शिव जी को लगा लिया है, पार्वती को लगा लिया है। एंड फिर जब ये लोग कमेंट में बात करते हैं जिस भाषा के साथ, हम्म। वाह भाई वाह, मतलब भगवान का तो नाम तुम बहुत ऊंचा कर रहे हो, ऐसी ऐसी भाषा लिखते हैं ये लोग, हमसे लड़ पड़ते हैं कमेंट्स में। मैंने कई बार बोला भी है भाई, मैंने कहा भाई अगर तेरे को इतनी गंदी लैंग्वेज ही यूज करनी है तो कम से कम भगवान की डीपी तो हटा ले यार, ठीक है, कम से कम हम्म। वो तो हटा ले। ठीक है, एक तरफ तो तुम फोटो लगाते हो श्री कृष्ण की, श्री राम की फोटो लगा रखी है, एंड लैंग्वेज सर आपको मैं पढ़ा दूंगा ना तो आपकी आंखों से खून निकल आएगा, ऐसी बातें लिखी होती है उन्होंने, ठीक है। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार क्या हो रहा है ना अभी, कि इट्स जस्ट वेव्स, कल्चर वेव्स आती है ना, कल्चरल वेव्स आ रही है अभी, हम्म। अभी वेव चल हम्म। रही है भक्ति की, हम्म। अभी वेव चल रही है कि विक्टिमाइजेशन की, अभी चल रही है ऑल मैन आर ये इसकी। तो हम्म। ये थोड़े दिन में ठंडा होगा, फिर कोई नई वेव आएगी, फिर कुछ नई वेव आती है। अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो बस इन्हीं वेव्स को स्टडी करते रहते हैं कि हाँ यार आजकल इस तरह की वेव चल रही है, बस ये वेव मिल गई, अटैक करो, वोट ले लो, पैसा कमा लो, लाइक्स ले लो, कमेंट्स ले लो। तो हम्म। उसमें पब्लिक समझ नहीं पाती है कि यार मैं इस वेव को आइडेंटिफाई करूं या वेव के साथ बहलूं। समझ रहे हो, वो बोलना चाह रहा था मैं। ओके। पता है ये जो शादी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो दिक्कत आ रही है डिवोर्स की, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार गलती शादी हो गई, इससे अब डिवोर्स लेना पड़ेगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, आपको पता है, ओपन मैरिज का। इसमें मियाँ बीवी इतने हम्म वोक होते हैं, इतने ओपन माइंडेड होते हैं, इतने लिबरल होते हैं हम्म कि वो बैठ के डिसाइड करते हैं, काम करते हैं ना यार। देख, अपने घर वालों ने तो करवा दिया जैसे करवाना था,
तू जा जहाँ जाना है, मैं जहाँ कहीं मुँह मारूँ, तू कहीं मुँह मार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे देखते हो अब यार, ये कल्चरली वही कैसा यार, है भाई, ये कितना फिर शिटी करी आइडिया क्यों है। आपने शादी? नहीं, शादी क्यों करी फिर? क्या फायदा वही था? तो। नहीं, मैं उसका क्या? बताता हूँ क्यों। इसका एक लड़की दे रही थी पॉडकास्ट में, बड़े, क्योंकि मैं बाहर के पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, बड़े वो ओनली फैंस वाले जो आते हैं ना, वो ग्रुप बना लेते हैं, बात करते हैं। हाँ, हाँ, उसमें हाँ, कह रही, इससे ये होता है कि कई बार ऐसा होता है, हमें एक ही इंसान में सारी चीजें नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला जो पार्टनर, जैसे शादी हुई है, वो इमोशनली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को हक करता है और मेरी बातों को सुनता है, क्योंकि इंटेलिजेंट इतना है, स्मार्ट इतना है। लेकिन बैड पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, या फिर फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है, कुछ और चीजें भी हो सकती है। तो वो ये देखती है कि हमें पैकेज चाहिए, ऑल इन वन तो मिलने सा रहा। तो और ये लड़कों की तरफ से पता भी है, है, ऐसा भी नहीं है कि लड़की ही कह दी है, लड़का भी कहता मैं है। बताऊं ना, मैं बताऊं चाहे लड़का हो लड़की हो, मैं बताऊं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैरिजेज आज नहीं चल रही हैं। वो रीजन यही है कि जो ये मैरिज का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको बनाया गया था एक सर्टेन लोड तक झेलने के लिए। ठीक है जी, ये कितना लोड झेल सकता है ये मैरिज का इंस्ट्रूमेंट? दो लोगों का जो कि 70 तरह के कॉम्प्रोमाइज और करके एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, और थोड़ा सा लोड झेल सकता है बच्चों का, थोड़ा लोड झेल सकता है फाइनेंशियल इश्यूज का, थोड़ा लोड झेल सकता है प्यार मोहब्बत का, थोड़ा सा ही और लोड झेल सकता है कि दोनों पार्टनर में से कोई एक चीट कर दे। इससे ज्यादा लोड आप इस पे नहीं डाल सकते हो। अब एक्सपेक्टेशन ये आ चुकी है कि एक मैरिज में मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। इतनी एक्सपेक्टेशंस आपने एक इंस्ट्रूमेंट से मांग ली हैं जो कि वो करने के लिए बना ही नहीं है, वो उतना लोड नहीं ले सकता। आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर थोड़ा लड़कियों को खुश कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब लड़के एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी वाइफ पहली बात तो वर्जिन हो, सुनते जाना, बहुत ज्यादा सुंदर हो, गोरी हो, वर्किंग हो, बेड में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे ऐसा प्यार करे जैसे कि पार्वती शिव जी को प्यार करती है, ठीक है ना। फिर मेरे लिए बच्चे भी करके दे, मेरे माँ बाप का भी करे, मेरा भी करे। आप एक लिमिट से ज्यादा जब एक्सपेक्टेशंस डाल देते हो ना एक इंसान पे, तो वो इंसान नहीं पूरा कर सकता है। क्या कुछ लड़कियां कर लेती हैं? डेफिनेटली कुछ कर लेती हैं, लेकिन यार अब वो कुछ कर लेती हैं, जरूरी नहीं सब कर पाएंगी। आप एक, मुझे कभी, आई थिंक कल परसों ही तो एक लड़का मेरे को, हाँ कहाँ का लड़का, उत्तराखंड का लड़का था शायद से, तो वो बता रहा था कि यार मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल फिजिकली एंथुसियास्टिक नहीं है, मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ इन चीज़ों में, एंड वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती है, मेरा करने का मन होता है एंड वो बोलती है ठीक है जो तेरे को करना है कर ले, ठीक है। कोई एंथुसियाज्म नहीं है भाई उसके अंदर, अंदर से कुछ निकल नहीं रहा है, ये है वो है ये। तो मैं वही सोच रहा था कि यार ये पहली बात, तुम्हें कहाँ से ये आइडिया आया कि तुमने वो जो रात को तुम वेबसाइट खोल के बैठ जाते हो, ठीक है, उस पर तुम देखते हो पॉर्न चल रहा है, तुमने कहां से, तुम्हें आइडिया आया कि जो पॉर्न में जो लड़कियां हैं और जो कर रही हैं वो तुम्हारी बीवियां करेंगी? कहां से तुम्हारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन आ गई? फिर वही बात हो जाती है कि तुमने कुछ स्क्रीन पे देखा और अब तुम उसकी एक्सपेक्टेशन घर पे कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आप एक सुशील, घरेलू, अच्छी शरीफ लड़की घर में लाना चाहते हो तो फिर आपको वो परफॉर्मेंस घर में नहीं मिलेगी। वो परफॉर्मेंस देने वाली लड़की से आप शादी नहीं करोगे, आप बोलोगे ये मैरिज मटेरियल नहीं है, ठीक है। गलती से कर ली तो फिर तो वो अलग तरह के रंग दिखाएगी आने के बाद, है ना। तो मैरिज का इंस्ट्रूमेंट बना नहीं है इतना लोड लेने के लिए, जितना लोड डाल दिया है ना पब्लिक ने, ये भी हो वो भी हो, भाई सेम लड़कों के लिए भी है। भाई 6 फुट का हो, कमाता हो, अच्छा दिखता हो, एथलेटिक हो, ये हो वो हो, भैंस क्या कितनी चीजें मांगोगे एक आदमी से भाई? कितना कर लेगा वो? है, रोमांटिक हो, फनी हो, अच्छा हस्बैंड हो, अच्छा फादर हो, कितना कर लेगा वो? 24 ही तो घंटे दिन के अंदर। ओवर एक्सपेक्टेशंस, एंड फिर जब उनकी डिलीवरी नहीं होती है बंदे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई लोग गिव अप कर देते हैं, नहीं हो रहा मुझसे, मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। तो
इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट अभी भी हमारी सोसाइटी में है। अरेंज मैरिज में तो आपको हम्म, पता है, इतना वक़्त नहीं मिलता हम्म, कि आप जान हम्म, पाओ एक इंसान को कि यार ये इंसान कॉम्पेटिबल है कि नहीं मेरे साथ, या फिर इसके लाइक डिसलाइक वगैरह। वो कॉल पे थोड़ी बहुत correct, बात होती है, या थोड़ा बहुत चलो आप बात भी चले गए। हो सकता है कि यार चलो परिवार वाले मान गए, तो आप लोग एक कैरेक्टर प्ले करते हो उस समय, उस दौरान, शादी से पहले, कि यार चलो अभी ऐसे ही प्ले कर लेते हैं। होता है ऐसा। हम्म, लव हम्म, मैरिज के अंदर चाहे कितनी पुरानी आपका रिश्ता चलता आ रहा हो, रिलेशनशिप चलता आ रहा हो, ऐसा है नहीं कि इंसान चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता हम्म, कि इंसान के प्रेफ़रेंस चेंज नहीं हो सकते, उसको कुछ और पसंद आने लग जाए, किसी और पार्टी को हम्म, पसंद करने लग जाए, उसके क्लब जाने के शौक चढ़ जाएँ, कुछ पता नहीं है, नो वन नोज़, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आप यहाँ पे भी नहीं कह सकते। तीसरा, कुछ लोग कहते हैं भैया अरेंज मैरिज से पहले लिव इन का एक सिस्टम रख लो कि लिव इन में एक दूसरे को जान लो अच्छे से। लेकिन क्या गारंटी है कि एक इंसान इतना पार्ट में से नहीं छुपाएगा? एक मास्क पहन के नहीं रखेगा जैसे आपने पहन रखा है। वो मास्क पहन हम्म, के नहीं रखेगा और मुझे रियल नेचर दिखा देगा। एक वक़्त ऐसा हम्म, आता है जब वो सिचुएशन ना इतनी टेंस्ड होती है, होता है कुछ, मान लो आपके नोक-झोंक हो गई आज। उस दिन आपको पता चलता है यार इसका ये सोशियोपैथिक बिहेवियर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। ये बिहेवियर हम्म, पैटर्न जो मैं आज नोटिस कर रहा हूँ, ये बड़ा डेंजरस है। तो हम्म। जो रेड फ्लैग्स है ना, वो कैसे पहचाने एक पार्टनर के अंदर हम लोग? ये तो बताओ? देखो, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है, अरेंज मैरिज का ही बताऊंगा। लव मैरिज में तो लोग इतना टाइम ले ही लेते हैं एक दूसरे के साथ में। अरेंज मैरिज में बोलूंगा, ये जो पापा मम्मी वो जो मीटिंग करवाते हैं ना घर के अंदर जो मीटिंग कराते हैं ना, मिल लो, इस कमरे में बैठ जाओ, बात कर लो आधा घंटे के लिए, भैया इसको तो तुम रखो सरफेस लेवल पे, ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं पता लगने वाला इसमें। ठीक है। आपको खुद ही, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आपको खुद अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि भैया मैं तो कम से कम 3 4 5 बार इससे मैंने मिलना है बाहर, अकेले में। मैंने 3 4 5 डेट पे जाना है। मुझे इसका फोन नंबर दो ताकि मैं इससे फोन पे रोज बात कर पाऊं। जब आप समय बिताओगे ना किसी के साथ रवि भाई, जब आप समय बिताओगे, अपने आप उस इंसान की सारी कमियां उभर के आ जाती हैं। इंसान ज्यादा देर तक वो हार्ड कैरेक्टर नहीं बना के रख सकता, टूट जाता है इंसान। समझ रहे हो ना? हुँ। आपको समय देना पड़ेगा। मैं एक कोट मैंने लिख कर रखा हुआ है, ठीक है, और वो मेरा यही कोट है। मैं बिल्कुल 100% सोच के मैंने इसी को इसलिए बनाया था, इस कोट को दिमाग से अपने। हुँ, ना शब्दों पे विश्वास करो, ना किसी के एक्शंस पे विश्वास करो। अगर विश्वास करना है तो सिर्फ और सिर्फ समय के ऊपर करो। आप समय आपको जितनी अच्छे तरीके से एक इंसान को खोल कर रख देगा आपके सामने, एक इंसान को वो और कुछ भी नहीं रख सकता। आप अगर हुँ, चाहते हो कि यार मैं आपसे मिलूं और मेरे को पता लग जाए आधे घंटे में आप क्या हो क्या नहीं हो, और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिता सकता हूँ, यानी इम्पॉसिबल है। हुँ, इम्पॉसिबल। अरे हमारे माँ बाप की जनरेशन में होता होगा, तब मोबाइल फोन नहीं थे यार, तब इंटरनेट नहीं था, तब कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। आज 5 करोड़ कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं। आपको समय तो लेना ही पड़ेगा। आपको एक इंसान हुँ, के साथ समय बिताना ही पड़ेगा। जो भी लड़की है, जो भी लड़का है, टाइम लो, जानो, पहचानो, देखो अपने आप रेड फ्लैग सारे बाहर आते हैं। अब बस देखो यार, मेरा तो ये मानना है, रेड फ्लैग ना रवि भाई, बस एक क्लास बोल रहा हूँ रवि भाई, देखो बताता हूँ, रेड फ्लैग ना हर इंसान में होते हैं। कोई साला लड़का हो लड़की, किस हर में होंगे। बस आप ये देख लो किसके रेड फ्लैग आप झेल सकते हो और किसके नहीं झेल सकते। सच्चाई बता रहा हूं एकदम। समझ रहे हो ना? लेकिन लेकिन लौंडे जो होते हैं, प्यार में पागल हो जाते हैं कि वो रेड फ्लैग्स जो अगर दिख भी रहे होंगे कि ये तो खतरनाक रेड फ्लैग है, उसको भी इग्नोर करेंगे। हम्म, आपने देखा ना, वो कितनी क्यूट है यार, पॉसेसिव है, मैं जब मैं किसी लड़की के साथ जाता हूँ, वो पागल हो जाती है, पूरे दिन खाना नहीं खाती है, ठीक है, नस काटने की धमकी हम्म, देती है, देखिए कितना प्यार करती है मुझसे। ये रेड फ्लैग है भाई। हम्म, एक्चुअली वो लड़के खास तौर पे जैसे फिजिकल हो जाते हैं ना, लड़का जब एक बार फिजिकल हो जाए ना, तो फिर वो ऐसा अटैच हो जाता है लड़की से, फिर उसके उसके सारे रेड फ्लैग उसे लगते हैं, ये तो उसका एक प्यार करने का तरीका है। कभी हुँ, कभी मेरा मुंह नोच देती है क्योंकि बहुत ज्यादा पोजेसिव है। एक लड़का बता रहा था, बाइक चला रहा था, बाइक चलाते चलाते कहता मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा मुंह नोच दिया भैया पूरा। मैं बाइक से गिर गया, वो भी गिर गई, लेकिन बाद में वो बहुत रोई, मुझे गले लग के, तो कितना प्यार करती है मुझसे। तो क्या हो जाता है जब लड़के एक बार फिजिकल हो जब लड़के एक बार फिजिकल हो जाते हैं ना भाई, ये उसके निब्बा-निब्बी बाद है। हैं। ये निब्बा-निब्बी वाला सीन नहीं होता? मेरे बाबू हाँ ने थाना हाँ। थाया, वही वाला सीन है इनका। हम्म। हाँ हाँ। तो इसीलिए मैं यही बोलता हूँ भैया, लड़कों को तो खास तौर पे फिजिकल होने से थोड़ा सा बचो, क्योंकि तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। लड़कों को हुँ, लगता है ना यार फिजिकल हो गए, काम हो गया भाई, सब मजा आ गया आज तो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग तो शट ऑफ हो गया। अब तुम लॉजिकली तो सोचोगे नहीं कुछ भी, और लड़की को भी पता है हुँ, मेरे वश में आ गया ये। हुँ, समझ रहे हो ना?
तो हम्म। इसीलिए जितना दूर रहे उतना बेटर है मेरे हिसाब से तो। दूसरा, हम पेडेस्टल पर नहीं बैठा देते, एक वर्शिपिंग चालू कर देते हैं, तुझ में रब दिखता है वाला सीन हो जाता है ना? हमें भाई वो लगता है तो कि है। वो, अरे हम्म होता है, ये टीनेजर जो होते हैं वो, अब होता क्या है, देखो मूव ऑन करने में दिक्कत क्यों आती है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम वर्शिप कर लेते हैं। हमें लगता है कि यार इतना कुछ कमाल कम में मिला था और हमारे यहाँ से चला गया, अब रिग्रेट हम्म करते हैं वो, तो उनको मूव ऑन करने में हम्म दिक्कत आती है, हम पेडेस्टल बैठा हम्म देते हैं। तो हम्म अब ये बताओ कि जो लौंडे हैं अभी जो ये सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो मूव ऑन हम्म करना चाहते हैं, ठीक है, और वो हम्म लिटरली में परेशान है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग, पता नहीं आपका हुआ कभी नहीं, मैंने झेला इस चीज को, हमारे हर फील्ड हम्म पे काम पे असर पड़ता है, हमारे रिश्तों पे। मैं मम्मी से ढंग से बात नहीं कर पाता, पापा से नहीं कर पाता, हम्म अपने भाई बहनों को अलग तरीके से बिहेव करने लग गया था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। हम्म प्लस काम में काम खराब होता है हमारा, कुछ हम्म पढ़ने का मन नहीं करता, जो हमारी सबसे फेवरेट एक्टिविटीज होती है उसमें भी हमारा मन, मेरा किताब पढ़ने का बहुत शौक है, पागल हूं मैं किताबों के लिए, लेकिन किताब पढ़ने का मन नहीं करा, मूवीज देखने का मन नहीं करा। 3 4 5 महीने 6 महीने कब खत्म हो गए लाइफ के, आपको पता भी नहीं चला। प्रोडक्टिव लाइफ, हम्म जो प्रोडक्टिव हम्म पीरियड था आपका। हम्म तो क्या करूं मैं यार, इंस्टेंटली इंस्टेंटली तो शायद सॉल्यूशन हो या ना हो, तो आप बताओगे, पर क्या कर हम्म सकता हूं कि यार वो मुझे परेशान ना करे, वो उसकी यादें उसकी मेमोरीज की वापस आ जाए और मैं अपने काम पे अपनी लाइफ को दोबारा ट्रैक पे ला सकूं। तो मेरा फिर काउंटर क्वेश्चन है कि जब आपके साथ हुआ था तो आप कैसे उभरे उससे? यार मेरा तो सिंपल था कि मेरा प्यार जो है मेरे काम के लिए वो बहुत ज्यादा है यार। अब ये पता नहीं कुछ लोग रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। धीरे धीरे ठीक है, मैं एहसास कर पा रहा था, ओके यार ये नो मेरा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, बट हम्म धीरे धीरे प्यार डेवलप हो गया। और कैसे, जैसे मैंने, एक मेरे दोस्त ने बोला एक मूवी देख के देख, मेरे को पसंद आई, और मैं क्या करता था, मूवीज को हम्म देखने के बाद मैं लिखता था उसके बारे में कि मैंने मूवीज में इस करेक्टर को ऐसे ट्रांसफॉर्म होते देखा, मुझे ये इसमें ये हम्म फिलॉसफी मुझे नजर आ रही है। और उसके बाद हम्म धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझे मजा आ रहा है, तो मैं ये करने लग गया उस वक्त। हालांकि हम्म इसको कोई ये नहीं बोलोगे कि एक्टिविटी कुछ कमाल की थी, काफी कुछ अच्छी थी, पर एटलीस्ट मुझे डिस्ट्रैक्ट करके रख रही थी और मुझे लग रहा था कि हम्म मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि लिखना हम्म भी, कुछ सोचना भी फिलोसफिकली अच्छा होता है। फिर धीरे धीरे हम्म करके दोस्त वगैरह आए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, अपनी फेवरेट हम्म एक्टिविटी में दोबारा प्यार कैसे मिले, उन दोस्तों के साथ मूवी देखने लग गया, तो और मजा आने लग गया। तो हम्म धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को ऐसे ट्रैक पे लाया, जिन चीजों को मैं प्यार करता था बस उन्हीं को अपना सहारा बनाया और वापस खड़ा हो हम्म गया। हम्म। और इसमें आपको टोटल कितना टाइम लगा कंप्लीटली बाहर आने में? फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने मोस्टली, मैक्सिमम। हम्म। तो इसका मतलब आपने अपनी हॉबीज को यूज करा खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हम्म। अपने दोस्तों को यूज किया, समझ रहे हो ना? और हम्म। जो टाइम का नेचुरल कोर्स है भैया वो तो है ही जो लेना है। किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं, हर इंसान का अपना है। यही है जो पैटर्न जो आपने किया है, सबका सेम पैटर्न है। बैठकर बस सारे दिन सोचना उस बारे में, वही नहीं होना चाहिए। मन करे ना करे, हम्म। जबरदस्ती मन मार के अपने आप को बिजी रखना ही फाइनल सोल्यूशन है। और भी सोल्यूशन हम्म। है वैसे, मैं तो सच बताऊं, ये वाला सोल्यूशन पता नहीं आपके व्यूअर्स को कितना अच्छा लगेगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सबसे फास्टेस्ट सोल्यूशन है दूसरी लड़की पे जंप कर जाना। रिबाउंड। लेकिन हाँ जी, रिबाउंड कि नहीं भाई रिबाउंड मतलब। नहीं, पुरानी ओके। वाली के पास कभी नहीं जाना, नई लड़की के पास जाना। नहीं, रिबाउंड का मतलब ये होता है ना, पता नहीं ये स्लैंग है जेंजी का, मुझे इतना पता नहीं, बट ऐसा होता है जैसे मान लो एक लड़की, जैसे मैं, मेरे को ब्रेकअप हो गया मेरा, तो एक ऐसी हाँ नॉर्मल जी, पटा लूंगा अपने फ्रेंड सर्कल में कि हाँ यार थोड़ी देर के लिए तू मेरे को कंफर्ट दे दे, वो प्यार जो मेरे को अभी मिल रहा था ना, जो हाँ नशा मिल रहा हाँ, था, वो थोड़ी देर के लिए मेरे को दे दे, और जब मुझे लगेगा कि ऐश। तेरे साथ बन रहा है तो ठीक है, वरना दूसरी ढूंढूंगा। एक लड़की का जो गम है ना, वो हमेशा दूसरी लड़की बहुत जल्दी भुलवा देती है। अगर हम्म। आप में इतनी कैपेसिटी हो, इतनी कैपेबिलिटी हो, इतनी अपॉर्चुनिटी हो आपके पास, इतना टैलेंट हो कि फटाफट से आप नई लड़की एक्वायर कर सकते हो, अगर उतना है तब तो बात है। लेकिन मैं मानता हूं 99.9999999% लड़कों के पास ये ऑप्शंस नहीं होते। हम्म। ठीक है, जो ऑप्शन है वो यही है कि आप थोड़ा घर पे ध्यान दो, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो, दोस्तों के साथ मिलो जुलो, समय लो, अपनी जो इंटरेस्ट की चीजें हैं, जैसे आपने बताया आपको जो इंटरेस्ट आपकी चीजें थी, है ना, अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजों को फॉलो करो, धीरे धीरे निकल जाओगे यार। कोई जादू की वो नहीं है, हम्म। कोई गोली नहीं है जादू की कि खा ली और बस भूल गए, है ना? होना भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली, ऐसा क्यों होना चाहिए? आप अपने स्ट्रगल्स से दूर भागना ही क्यों चाहते हो, है ना? हम्म। कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी तो देता है हमें ऐसे अजीब तरीके के, जैसे देखा नहीं है कबीर सिंह को, दारू पी के बस क्या पड़ चीज? रहा हुआ है, नशे कर रहा है। ये तो यार हम बचपन से ही देख रहे हैं तो ये तो हर मूवी अरे में देख रहे हैं हम। पारो हम हाँ देखते हैं कि बंदा कंप्लीटली प्यार के
मामले में पागल हो गया है, उसने सारा काम छोड़ दिया है। तो हमें लगता है कि यार हम जीना भी चाहते हैं ना, हम हमारी जो जिंदगी है वो नहीं देखा गैंग्स ऑफ वासेपुर में, बोलता नहीं है वो क्या नाम था उसका, रामाधीर। आपने अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? मैंने नहीं देखी है, लेकिन आप प्लीज अच्छा बताओ अच्छा, मुझे। लेकिन गैंग्स ऑफ हाँ जी। वासेपुर में एक मंत्री होता है, विधायक होता है, जो जी। रामाधीर सिंह नाम होता है उसका। वो ऐसा बोलता है कि जब तक इंडिया में सिनेमा रहेगा ना, लोग चूतिए बनते रहेंगे। बहुत कमाल का डायलॉग है, और ये मुझे यहीं पे समझ में आता है कि यार बॉलीवुड को देखकर ना हमें लगता है ये हीरो है तो हीरो मुझे ही बनना है, तो मैं मुझे भी ऐसी जिंदगी जीनी है। मेरी बंदी छोड़ के जाएगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, कूल बनूंगा। देखो क्या है ना, कूल बनने का बताऊं बात क्या है, इंडिया में प्यार का प्रूफ सेल्फ हार्म बना दिया है। हाँ, मैं कितना ज्यादा प्यार करता था अपनी एक्स से, वो तभी प्रूव होगा जब मैं अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय करूंगा। उससे प्रूव नहीं होगा कि मैं उस प्रॉब्लम से उठकर दिखाऊंगा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा, जो गलतियां पास्ट में करी थी उनको रिपीट नहीं करके एक बेटर रिलेशनशिप में आऊंगा, एक परिवार बनाऊंगा। उसका कोई एग्जाम्पल और कोई मूवी नहीं है भाई उस बारे में। समझ रहे हो ना? तो हमको दिखाया यही जाता है। एंड मैं बताऊं, सच बताऊं, सारे दिन अ, दारू पी के पड़े रहना इज वेरी वेरी इजी। एंड मुझे लगता है कि डिप्रेशन की ना एक एडिक्शन होती है। पता नहीं इस बात को आप समझ पाओगे या नहीं, लेकिन डिप्रेशन की एक एडिक्शन होती है कि हम बस पूरे टाइम लेटे रहें, गम में पड़े रहें, दारू पीते रहें और सोचते रहें। वाह। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि इस डिप्रेशन की ऐसी एडिक्शन हो जाती है कि इंसान डिप्रेशन को सीक करने लग जाता है। जब दारू पिएगा, जब दोस्तों के साथ, तो यही साला गम और दर्द की बातें करेगा। आप समझ रहे हो ना? तो इंडिया में डिप्रेशन की एडिक्शन है बॉस। बहुत बहुत गहरा इशू है ये। अगर लड़कों में कभी बैठोगे ना आप, तो आप नोटिस करना, दारू पी के सब डिप्रेसिंग बातें करते हैं। बिल्कुल, मैं जानता हूँ, हम लौंडे होते ही ऐसे यार, लौंडे होते ही नहीं, ऐसे हैं। देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं बाहर के देशों के लोगों के साथ ड्रिंक कर चुका हूं। मैं बाहर ट्रैवल भी कर चुका हूं, इंडिया से बाहर। वहां पर भी लोग पीते हैं दोस्त, ठीक है। लेकिन ये जो लौंडिया का दुख जो है ना, वो बस इंडिया में ही बताया जाता है भाई। क्यों है ये तो बताओ। ये जो कि औरत नहीं मिली, मुझे सेक्स नहीं मिला, क्योंकि सेक्स को भी रिवार्ड की तरह हम ट्रीट करते हैं, देखा होगा आपने यहाँ पे कि यार मुझे सेक्स मिल गया, तेरे को पता है भाई मैंने सेक्स कर लिया भाई। तो ये क्या है? एक तो परवर्जन है इतना खतरनाक कि अगर एक लड़की दिख जाए गलती से, तो उसको जब तक घूरेंगे, जब तक आंख, जहां तक कैपेसिटी है ह्यूमन आई की, तब तक देखेंगे उसको, जब तक खत्म ना हो जाए कैपेसिटी वो। और ऐसे घूरेंगे जैसे कभी देखा नहीं है, ठीक है। और औरत को डेफिनेटली, अभी एक मेरी कल ही बात हो रही थी मेरी दोस्त से, वो कह रही थी यार बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है यार अभी, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि यार क्या है ये, ऐसा क्यों? और ऐसा नहीं है कि एक आदमी, बहुत सारे करते हैं, रास्ते में करे जा रहे। तो ये कहां से आ रहा है परवर्जन इतना? यार मुझे लगता है आदमी ऑलरेडी ही परवर्ट्स होते हैं। हम तो पैदा ही वैसे होते हैं, हमारा दिमाग खोपड़े में कम नीचे ज्यादा होता है, ठीक है। ये तो एक आदमी की नॉर्मल नेचर है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर है इसका। देखो, एक तो गोललेस है लड़के सारे के सारे, पहली बात। कोई गोल नहीं है लाइफ में। जब कोई गोल नहीं होगा ना, तो इंसान बिस्तर में लेटा बस हिलाएगा और कुछ नहीं करेगा। कोई गोल तो है नहीं तुम्हारे पास, क्या करोगे तुम? ठीक है। फिर मेरे को सच में ऐसा लगता है कि लस्ट जब माइंड पे ना टेक ओवर तभी कर पाती है, जब आप जिंदगी में ओरिएंटेड नहीं होते हो। जब आपकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है ना, मैंने ये करना है, फिर ये करना है, लाइफ में ऐसे आगे जाना है, वो जो पाथवे नहीं है ना आपके पास लाइफ में, तो फिर सेकंड आपका दिमाग, वो तो खाली दिमाग बोलते हैं ना, राक्षस का घर होता है, बस वही है। उस राक्षस का नाम लस्ट है। समझ रहे हो ना? यार इलॉन मस्क बस में जाके लड़कियों को नहीं छेड़ेगा, आप प्लीज समझो इस बात को। जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग ये जाके ट्रेन में लड़कियों के पिछवाड़े पे हाथ लगा के नहीं निकल जाते। ये कौन आदमी है जो ये करते हैं, जो कि कंप्लीटली खत्म लोग हैं, जिन जिंदगी में कुछ है ही नहीं जिनके पास, है ना? तो लड़कों के लिए एक ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है जिंदगी में कि हाँ यार, एक ये मेरा पाथवे है, इधर मैं जाऊंगा, जो है अच्छा है बुरा है ये है, मैं तो करता जाऊंगा उस तरीके से। आई थिंक वो है गोललेसनेस, सबसे बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार एजुकेशन सिस्टम नहीं है?
हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें इस तरीके से एक तो रट्टू तोता बना दिया, एक तो कि भाई ये पढ़ लो, ये रट लो और उसके बाद एग्जाम में और इंटरव्यू में ये बोल दो और ये नौकरी ले लो। कुछ ऐसा नहीं है जो हमें खुशी दे पर्सनल लेवल पे। गोल अब देखो, मान लो कि कुछ लौंडे ऐसे होते हैं, मोस्टली मेरे सर्कल में आईटी कंपनीज में बढ़िया कमा रहे हैं, ठीक है, मुझसे बात होती है, बढ़िया पैकेज है उनका, बट वो कहते हैं यार कुछ पर्सनल लेवल फील नहीं होता रवि, जैसे तू यार पागलों की तरह अपनी बातें करता रहता है अपनी कभी अभी होता क्या मेरे साथ पता है, मेरी गंदी आदत ये है कि मैं किताब पढ़ लूँ ना, कोई भी दोस्त आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस फील्ड से है, मैं उसको बताने लग जाऊंगा मैंने ये पढ़ा, तो उसको दिखता है कि मैं पागल हूँ अपने काम को लेकर, कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। वो अपनी बात नहीं बता पाते कि आईटी में यार पता है आज ये प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, ये फलाना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है, इसमें हम ये कर रहे हैं, कभी नहीं बताते। मतलब वो जो एक होता है ना कि प्यार करना अपने काम से, वो नहीं होता है ना, तो फिर बंदा ऐसी चीजों में भटकता है, यहाँ की अगर मुझे यहाँ से डोपामिन नहीं मिल रहा तो मुझे कहीं और से डोपामिन चाहिए। अब मेरे हिसाब से मुझे ये रीजन लगता है यार। भाई इंडिया के अंदर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पहली बात। सैलरीज हम्म बहुत ज्यादा कम है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, बंदे फिजिकली मेंटली ब्रेक डाउन हो रहे हैं सुबह से रात काम करके। इसमें एक इंसान के पास वो समय नहीं बचता है कि वो खुद को खोजे। इंसान एक मशीन की तरह काम करता 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 पिस के खत्म हो जाता है यार। ठीक है, हम्म बाहर के देशों में 5 बजे अगर आपकी छुट्टी हो गई तो मतलब हो गई, फिर आपको आपकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। 5 बजे मेरे भाई अगर आपकी वहां छुट्टी होगी ना तो वहां पे आप 5:30 बजे घर पहुंच जाओगे, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है। समझ रहे हो ना भाई? 30 किलोमीटर भी वहां 30 मिनट में हो जाते हैं, 20 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में हो जाते हैं। यहाँ पे 30 किलोमीटर 30 मिनट में नहीं कर सकते ना मेरे भाई आप। समझ रहे हो? हम्म बंदा पिस के खत्म हो जाता है यहाँ पे। यहाँ का जो वर्क कल्चर है ना, वो स्लेवरी का कल्चर है। यहाँ पे कॉर्पोरेट स्लेवरी चल रही है और कुछ भी नहीं है। और बंदे यहाँ पे, मैं देखो, मैं जानता हूं कि आर्ट्स की अगर मैं बात करूं, कलाओं की मैं बात करूं, तो हर इंसान को खुद को कलाओं के माध्यम से खोजना चाहिए। मुझे लगता है कि हम खुद से अगर मिले ही नहीं है आज तक, अगर हमने किसी कला में हाथ नहीं डाला। जब आप किसी कला को पकड़ोगे ना तो आपको खुद से मुलाकात होगी आपकी, आप खुद को खोज पाओगे। तो वो सब करने के लिए समय भी तो चाहिए ना भाई। आप समय कहाँ से लाओगे ये बताओ? पैसा हम्म कमाना है, परिवार बनाना है, ये करना है, वो करना है, गाड़ी की किस्त है, घर की किस्त है, पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं उनका देखना है, पूरे दिन ये है वो है, 50 करोड़ तरह की टेंशन चलती रहती है। तेल महंगा हो गया, वो आ गया, ये चला गया। इन सब के बीच में बहुत कम टाइम मिलता है लोगों को एक्चुअली में खुद के बारे में सोचने का। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आप खुद से ही डिस्कनेक्टेड हो। जो इंसान खुद से डिस्कनेक्टेड है तो फिर क्या है, वो कहीं भी कनेक्टेड नहीं होगा, है ना? हम्म फर्स्ट कनेक्शन शुड ऑलवेज बी विद सेल्फ। मैं सेल्फ से कनेक्टेड हूं तो मैं आपसे कनेक्टेड हूं। अगर हम्म मैं सेल्फ से ही डिस्कनेक्टेड हूं तो फिर तो कोई रिलेशन नहीं बनने वाला ना मेरा। कैसे चलेगा बताओ? समझ रहे हो ना? हम्म कार्ल मार्क्स को जानते हो? सुना है हाँ नाम? जानता हूँ। हाँ हाँ कार्ल बिल्कुल। मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया था एलियनेशन का, हम्म कि किस तरीके से कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर एक इंसान हम्म अपने ट्रू नेचर से एलियनेट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो आपने हम्म वर्ड यूज किया। हम्म पार्टिकुलरली ट्रू ह्यूमन नेचर है क्या? वी आर सोशल बीइंग्स। हम हम्म सोशल हमेशा से सोसाइटी के अंदर रहे हैं, आपने देखा मिलके हंट करते थे, मिलके खाते थे, मिलके रहते थे। हम्म हम्म सेकंड, वी वर क्रिएटिव। स्टोन टूल हम्म बनाना है, खाली नहीं बैठेंगे भाई, इसको और पहना करते हैं, आज गुफा के हम्म अंदर कुछ करते हैं, आज ज्वेलरी बनाते हैं हड्डियों की। हम शुरुआत हम्म से क्रिएटिव रहे हैं, और ये दो चीजों से हमें अलग कर दिया है कैपिटलिज्म ने। तभी हम्म जो आईटी में मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो खुश नहीं है। अभी रिपोर्ट भी आपने पढ़ी होगी, गैलप की रिपोर्ट आई हम्म थी, 80% जो पीपल वहां काम कर रहे हैं, दे आर सैड एंड दे आर सफरिंग। हम्म और वो हम्म कंप्यूटर को बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उधर से टीएल या फिर जो उनका मैनेजर है वो बोले जा रहा है ये करके दे, वो करके दे। दिवाली में हम्म छुट्टी पे आते हैं, मेरा दोस्त है, दिवाली में टीएल है वो, दिवाली में हम्म छुट्टी पे 4 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए बेसिकली देखा जाए तो। अगर मैं सबको कनेक्ट करूं, गोवर्धन पूजा इन सबको भी, उसको 1 दिन की छुट्टी मिलती है। और उस 1 दिन की छुट्टी में भी वो जब आता है तो वहां से कॉल आ रहा है, भाई यार वो प्रोजेक्ट, यार वो प्रोजेक्ट के लिए एक बार वो टीएल उसको बता देना, टीम मेंबर को एक बार कॉल पे वो ज्वाइन कर ले मीटिंग, उसको बता देना यार मैं हम्म पटाखे फोड़ रहा हूँ भाई, क्या यूएस की कंपनी हम्म है तो क्या करूं मैं, यूएस में तुम्हारे नहीं हम्म सेलिब्रेट करते, बस का मतलब ये थोड़ा है कि यार तुम मुझे यार अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करने दोगे, मुझे अपना काम नहीं करने दोगे। तो यार वो हम्म इंसान, एक तो चलो ठीक है, आपने सैलरी वाली बात बोली, चलो मेरा ये दोस्त है ये अपनी सैलरी से इतना तो सेटिस्फाई है, कह रहा ठीक ठाक है यार, मतलब खुश हूं मैं अपनी सैलरी से, जितना उसकी जिंदगी चल जाती है। बट हम्म मेंटल हेल्थ का क्या?
मेरी मेंटल हेल्थ की जो वाट लगा डाली है उसका क्या, मैं अपने आप से जो दूर हो गया हूँ उसका क्या, जो मैंने खुद को खो दिया है उसका क्या, जो मेरी मम्मी मुझे पहचानने से इनकार कर देती है उसका क्या। हम्म। यार उसका तो भाई यही है कि आपके खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप, यार एक एक सेल्फ भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि गवर्नमेंट और मेरा ऑफिस और मेरे माँ बाप भी एक लेवल तक कब तक मेरी केयर करेंगे। मेरी खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मैं खुद को अपने आप को सर्च करूं, ढूंढूं, ठीक है। यही रीजन है कि देखो आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो भाई, ठीक है, मैं तो दिल्ली से हूँ, ठीक है। नहीं हूँ मैं। यहाँ पर बहुत, अच्छा, तो यहाँ बहुत एवेन्यूज है। अगर आप यहाँ हम्म, आर्ट्स एंड कल्चर में अगर खुद को आगे पुश करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो टाइम मैनेजमेंट है, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ की है। देखो भाई, क्लियर बात यह है, अगर आप नौकरी चाकरी के चक्कर में पड़ गए तो आपको आम की गुठली की तरह चूस के फेंक दिया जाएगा लिटरली में, ठीक है। ये हम्म, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लाइफ के जितने भी हमारे स्फीयर्स है ना, हम उनको हम्म, कंप्लीटली जिए। आप 30 के हो, आप 40 के हो, आप 20 के हो, आपको पता होना चाहिए कि यार काम के टाइम में काम, मस्ती के टाइम में मस्ती, ध्यान लगाने के टाइम में ध्यान, भक्ति के टाइम में भक्ति, प्यार के टाइम में प्यार। समझ रहे हो बात को? अपनी लाइफ को रोबोटिक ना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। मेंटल हेल्थ अगर आपकी खराब हो रही है ना दोस्त, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद ही लेनी पड़ेगी। हम कब तक बोले यार, मैं क्या बोलूं, इन्फोसिस ने मेरी मेंटल हेल्थ खराब कर दी है, ऐसे नहीं चलेगा ना भाई। मैं पैदा हुआ हूं, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेरा बनता है कि हाँ मैं उल्टा सीधा ना खाऊं, ये मेरा बनता है कि हाँ मैं वर्कआउट करूं, चाहे मैं जिम में जाऊं, चाहे मैं मॉर्निंग जॉग करूं, ठीक है। ये मेरा बनता है कि मुझे संडे को, सैटरडे को, या अगर कहीं भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो मेरे को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे हाथ डालना चाहिए, जो मेरा बचपन से मन था सीखने का, या मुझे साली कोई पेंटिंग बनानी चाहिए, या मुझे कोई थिएटर ग्रुप जाना, या मुझे डांस करना सीखना चाहिए। ये मेरे ऊपर बनता है ना यार। तो ये इतनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान को लेनी चाहिए कि दुनिया आपको एज अ रिसोर्स यूज कर रही है, हम्म, समझ रहे हो, हम्म, लेकिन आप खुद को एक सोर्स की तरह यूज करो, रिसोर्स की तरह नहीं। आप खुद हम्म, के लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट हो सकते हो, खुद पे उतना समय लगाकर। तो वो हर इंसान की एक इननेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद पर ध्यान देने की। वो आप फेवर दुनिया से नहीं मांग सकते कि लोग आके मेरे लिए कर देंगे, वो कैसे हो जाएगा, वो तो खुद ही करना पड़ेगा आपको। तो मैं हम्म। ये कहना चाहूंगा, कुछ अंत में मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को, कुछ लड़कों को या फिर जो भी सुन रहा है इस पॉडकास्ट को? मेरे हिसाब से अगर एक मैसेज मैं किसी को दे सकता हूँ, जो मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ, मैं वही दे सकता हूँ। वो ये है कि यार अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। किसी ने हम्म, आके आपकी लाइफ को खराब नहीं करा है, कोई आपकी लाइफ को आके खराब कर भी नहीं सकता है, ठीक है। और अगर हो गई है तो उसको ठीक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सक्यूजेस मत ढूंढो, जो हो जैसे हो, बहुत बदल सकते हो, खुद को ऊपर उठा सकते हो। और ये मान लेना कि समाज ने गलत करा, लड़कियों ने गलत करा, या इसने गलत करा या उसने गलत करा, ये सब लेजीनेस है। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अगर हम लोग खुद पे थोड़ा ध्यान देना तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हम्म। बस ये बोल सकता हूँ मैं। चलिए यार, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और ये काफी थैंक यू सो कमाल का मच। पॉडकास्ट रहा। ऐसे थैंक यू टॉपिक्स के सो मच। ऊपर थैंक यू, थैंक यू। ऐसे हाँ जी। टॉपिक्स पे ना आमतौर पे बात होती नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया पे खास करके, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे लोग आ रहे हैं और इन पे बात कर रहे हैं, और मैं आशा करूंगा और ये दुआ भी करूंगा कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े और बहुत आगे जाए, ताकि ज़्यादा ज़्यादा जो लड़के हैं ना, जो ट्रैक पे नहीं है, कहने का मतलब है वो ट्रैक पे आ जाए और सोसाइटी हम्म। के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दे, अपना कंट्रीब्यूशन दे, और इस सोसाइटी को बेटर बनाए, ठीक है, ताकि हम्म। इंडिया भी आगे जाए और ह्यूमैनिटी भी आगे जाए। बिल्कुल। जाने या से पहले बस मैं अपने सोशल्स प्लग इन कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे इंडियन वोक ब्रोज, यूट्यूब पे वोक ब्रोज, ठीक है। फॉलो भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना यार, ठीक या है। एंड प्लस मैं भाई का डिस्क्रिप्शन में चैनल डाल भी है, दूंगा। नहीं मैं बता देता हूँ, भाई का भी चैनल है चल बात कर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज जाके इनको फॉलो करो, इनका बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। सो एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है हम लोगों को इस समय, आई थिंक। या थैंक यू।
बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपका लिंक्स वगैरह, सोशल लिंक्स वगैरह हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। थैंक चलिए यू सो मच। अब चलते हैं, ठीक है? और दोबारा मुलाकात करेंगे जल्दी, कभी बुलाओ आप अपने चैनल पे भी तो अच्छा लगेगा, ठीक है? डिस्कशन बिल्कुल वहाँ ब्रदर, पे भी अच्छा हो, ठीक है? तो बिल्कुल मिलेंगे ब्रदर। दोबारा कभी अच्छी डिस्कशन के साथ, तो चलिए, नमस्ते भाई। नमस्ते, नमस्ते, बाय। बाय, बाय, बाय।